एवरीवन, आज हम बात करेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में। सबसे पहले हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी आता है, हम इसकी बात करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बाल विकास के क्षेत्र में मस्तिष्क नमनीयता शब्द प्रत्यय क्या सुझाता है। इन द फील्ड ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेन प्लास्टिसिटी। ऑप्शन ए है कि बाल्यावस्था और किशोरावस्था का पूरी अवस्था संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील अवस्था है। Entire period of childhood and adolescence is a sensitive period of cognitive development. ऑप्शन बी है विकास सभी बालकों में एक समान दर से होता है। डेवलपमेंट प्रोसीड्स एट सेम रेट अमोंग ऑल इंडिविजुअल्स। ऑप्शन सी है केवल आनुवंशिकता विकास को प्रभावित करती है, वातावरण नहीं। ओनली हेरेडिटरी इन्फ्लुएंसेस डेवलपमेंट नॉट एनवायरनमेंट। ऑप्शन डी कह रहा है एक क्षेत्र में विकास दूसरे क्षेत्र के विकास को प्रभावित नहीं करता है। डेवलपमेंट इन वन डोमेन डज नॉट इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट अनदर डोमेन। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन ए कि बाल्यावस्था और किशोरावस्था का पूरी अवस्था संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील अवस्था है। यह मस्तिष्क नमनीयता संप्रत्यय को सुझाता है। बाल विकास के क्षेत्र में मस्तिष्क नमनीयता संप्रत्यय बाल्यावस्था और किशोर अवस्था की पूरी अवस्था संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील अवस्था को सुझाता है। ठीक है, बाल विकास के क्षेत्र में क्या होता है कि जो मस्तिष्क नमनीयता होती है वह बाल्यावस्था और किशोरावस्था की जितनी भी अवस्था संज्ञानात्मक विकास होता है उसके लिए एक संवेदनशील अवस्था को सुझाती हैं। जबकि विकास यानी कि जो डेवलपमेंट होता है वो सभी बालकों में एक समान नहीं होता है, बल्कि कैसे होता है भिन्न भिन्न दर से होता है, यानी अलग अलग तरह से होता है। आनुवांशिकता और वातावरण ये दोनों विकास को इफेक्ट करते हैं। आनुवांशिकता को ले लीजिए या चाहे वातावरण को, यानी हेरिडिटी को, एनवायरनमेंट को, दोनों ही क्या करते हैं डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं तथा एक क्षेत्र में विकास दूसरे क्षेत्र में विकास को सहज रूप से प्रभावित करता है। यानी एक क्षेत्र में जो विकास हो जाता है वो दूसरे क्षेत्र के विकास को क्या करता है इफेक्ट। ब्रेन प्लास्टिसिटी न्यूरॉन्स की संरचना, तंत्रिका कनेक्शन और मार्ग की ताकत और मस्तिष्क की भौतिक संरचना में परिवर्तन की क्या देता है अनुमति, और वह एक नए न्यूरॉन्स के निर्माण से भी बन सकती है। पर्यावरणीय प्रभावों की प्रतिक्रिया में मस्तिष्क की क्षमता को बदलने के लिए संदर्भित करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी व्यक्ति की आनुवंशिकता से संबंधित कारक और वातावरणीय परिवेश से संबंधित स्रोत फैक्टर्स रिलेटेड टू हेरिडिटी ऑफ एन इंडिविजुअल एंड सोर्स फ्रॉम एनवायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट। ऑप्शन ए का विकास पर कोई प्रभाव नहीं होता, हैव नो इन्फ्लुएंसेस ऑन डेवलपमेंट। ऑप्शन बी एक जटिल तरीके की पारस्परिकता द्वारा विकास को रूप दे देता है, इंटरेक्ट इन कॉम्प्लेक्स वेज टू शेप डेवलपमेंट। ऑप्शन सी है कि कभी पारस्परिक नहीं करते और ना ही विकास को प्रभावित करते हैं, नेवर इंटरेक्ट ऑन इम्पैक्ट डेवलपमेंट। ऑप्शन डी है विकास पर बहुत ही कम प्रभाव डालते हैं, हैव वेरी मिनिमल इम्पैक्ट ऑन डेवलपमेंट। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन बी के एक जटिल तरीके की पारस्परिकता द्वारा क्या होता है विकास को रूप देते हैं। किसी व्यक्ति की आनुवंशिकता से संबंधित कारक और वातावरण से संबंधित स्रोत यही है कि वो जटिल तरीके से क्या करता है पारस्परिकता को विकास को रूप दे देता है। ठीक है, पारस्परिकता के द्वारा। एक्सप्लेनेशंस भी कह रही है कि किसी व्यक्ति की आनुवंशिकता से संबंधित कारक और जो वातावरणीय परिवेश होता है उससे संबंधित स्रोत एक जटिल तरीके से क्या करता है पारस्परिकता के द्वारा विकास को रूप देता है। आनुवंशिकता और वातावरण एक दूसरे के क्या होते हैं पूरक होते हैं और साथ ये संबंधित भी एक दूसरे से होते हैं। बालक की जो मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं वे किससे संबंधित होती हैं आनुवंशिकता से, और उनका विकास जो होता है वो किससे होता है वातावरण में होता है। शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक इस सभी प्रकार के विकास पर आनुवंशिकता और वातावरण का क्या पड़ता है इफेक्ट पड़ता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बालक अपना प्रारंभिक समाजीकरण का पाठ देश से पाता है। अ चाइल्ड अक्वायर्स द फर्स्ट सोशलाइजेशन लेसन्स फ्रॉम। ऑप्शन ए स्कूल विद्यालय, ऑप्शन बी है मीडिया, ऑप्शन सी है पेरेंट्स माता पिता,
ऑप्शन डी है न्यूज़पेपर्स, अखबार। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन सी, पेरेंट्स यानी कि माता पिता। ठीक है, एक बालक होता है, उसका प्रारंभिक समाजीकरण का पाठ माता पिता से वो पाता है। हमारा एक्सप्लेनेशन कह रही है कि समाजीकरण एक ऐसा समाज की प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा जैविकी प्राणी में जो समाज के गुण है उनका क्या होता है, विकास होता है। जैविकी प्राणी में सामाजिक गुणों का विकास किसके द्वारा होता है, समाजीकरण के द्वारा, क्योंकि एक सामाजिक प्रक्रिया होती है, वह सामाजिक प्राणी बनता है। इस प्रक्रिया के द्वारा ही व्यक्ति समाज में और संस्कृति के बीच रहकर क्या करता है, जो अलग अलग साधन होते हैं उनके माध्यम से समाज के गुणों को सीख लेता है। कई सारे साधन होते हैं, इन साधनों के माध्यम से समाज में कुछ गुण होते हैं, उनको वह सीख लेता है। एक बालक अपना प्रारंभिक समाजीकरण का पाठ माता पिता यानी कि जो पेरेंट्स होते हैं उनसे पाता है। साथ ही समाजीकरण के 2 समूह में वर्गीकृत करते हैं। समाजीकरण को कितने समूह में बांटा गया है, 2 समूह में। पहला होता है प्राथमिक समाजीकरण, इसमें माता पिता आते हैं, घर आता है, परिवार आता है, पड़ोस आता है, नातेदारी आती है, मित्र मंडली आती है। दूसरा होता है द्वितीयक समाजीकरण, इसमें विद्यालय आता है, मीडिया आती है, मंदिर आते हैं, किताबें आते हैं, पत्र पत्रिकाएं आती हैं। तो आपसे पूछ लेगा समाजीकरण के कितने होते हैं, 2 होते हैं। पहला होता है प्राथमिक समाजीकरण, जिसमें हमारी फैमिली यानी जिसमें हमारे माता पिता, घर, परिवार, पड़ोस, रिश्तेदार, मित्र मंडली आते हैं। और दूसरा होता है द्वितीय समाजीकरण, इसमें विद्यालय, मीडिया, मंदिर, किताबें, पत्र पत्रिकाएं आती हैं। ये वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किस चरण पर जो बच्चे होते हैं वे वस्तुओं को वर्णित करने के लिए जो संकेत होते हैं उसका इस्तेमाल करने लगते हैं। एज पर जीन पियाजे's थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज डू चिल्ड्रन बिगिन टू यूज सैम्पल्स टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट। ऑप्शन ए है सेंसरी मोटर, संवेदी गत्यात्मक। ऑप्शन बी है प्री ऑपरेशनल, पूर्व संक्रियात्मक। ऑप्शन सी है मूरत संक्रियात्मक यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। ऑप्शन डी है औपचारिक संक्रियात्मक यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन बी, पूर्व संक्रियात्मक यानी कि प्री ऑपरेशनल। जीन पियाजे हैं, उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार कितने चरण दिए थे, 4 चरण दिए थे। पहला दिया था संवेदी गत्यात्मक, जो जिसे हम सेंसरी मोटर कहते हैं, और ये 0 से 2 वर्ष तक रहता है। दूसरा हमारा था पूर्व संक्रियात्मक, प्री ऑपरेशनल, ये 2 से 7 वर्ष तक था। तीसरा हमारा था मूरत संक्रियात्मक, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, ये 7 से 11 वर्ष तक था। चौथा हमारा था औपचारिक संक्रियात्मक, ये 11 से 18 या किशोरावस्था तक था। ठीक है, और ये 4 अवस्थाएं जीन पियाजे ने दी कि उसके इसमें से वो दूसरा चरण है पूर्व संक्रियात्मक चरण, जिसमें वस्तुओं को वर्णित करने के लिए संकेत होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो आपसे पूछ लेगा कि जीन पियाजे ने कितने चरण दिए हैं, तो आंसर होगा 4 हैं। कौन कौन से हैं, संवेदीगात्मक है, पूर्व संक्रियात्मक है, मूरत संक्रियात्मक है, अमूरत संक्रियात्मक है। ठीक है, इस औपचारिक को अमूरत भी कहते हैं और इस मूरत को अनौपचारिक भी कहते हैं। तो आपसे पूछ लेगा कि किसमें संकेतों का इस्तेमाल किया जाता है, तो पूर्व संक्रियात्मक में किया जाता है। ऑप्शन भी सही हो जाएंगे उसके। ये भी याद रखना कि संवेदीगात्मक 0 से 2 होता है, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 होता है, मूरत 7 से 11 होता है, औपचारिक 11 से 18 किशोरावस्था तक होता है। हमारा एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि जीन पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास होता है उसके सिद्धांत के अनुसार जो पूर्व संक्रियात्मक चरण है उसमें बच्चे वस्तुओं को वर्णित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, संकेतों का। जबकि जो संवेदी गत्यात्मक होता है उसमें शिशु संवेदी अनुभवों को शारीरिक क्रियाओं के साथ समन्वय करते हैं और ये 0 से 2 माना जाता है। जबकि पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे प्रतीकात्मक विचार विकसित करते हैं। तो आपसे एक बार पूछा भी गया था कि प्रतीकात्मक विचार किस में विकसित करते हैं, पूर्व संक्रियात्मक चरण में। ठीक है, कब से कब तक होती है, 7 से 11 वर्ष तक होती है। ठीक है, वस्तु उत्पन्न होता है।
प्रतीकात्मक विचार विकसित करते हैं और वस्तु उत्पादित होता है 2 से 7 वर्ष तक होता है। जबकि मूल सकारात्मक चरण बच्चे क्या करते हैं कि मुक्ति संगत तर्क कर सकते हैं और वस्तुओं को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर सकते हैं। 7 से 11 वर्ष तक होता है। औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था में परिकल्पनात्मक चिंतन विकसित कर लेते हैं। 11 से 15 वर्ष तक यह होता है। ठीक है, सारी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, याद रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेस ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स ऑफ नॉलेज इन द ब्रेन और कार्ड, यानी कि जीन पियाजे के अनुसार मस्तिष्क में ज्ञान की व्यवस्थित संरचनाएं होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? ऑप्शन ए है संचालन ऑपरेशंस, ऑप्शन बी है स्कीमा, ऑप्शन सी है अनैच्छिक सहज क्रियाएं रिफ्लेक्स, ऑप्शन डी है कॉन्सेप्ट यानी कि संप्रत्यय। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन बी स्कीमा। ठीक है, जीन पियाजे के अनुसार जो स्कीमा होता है वो मस्तिष्क में ज्ञान की व्यवस्थित संरचनाएं होती हैं, वो कहलाती हैं। मतलब मस्तिष्क में ज्ञान की व्यवस्थित संरचनाएं होती हैं, उन्हें हम स्कीमा कहते हैं। और ये स्कीमा वाला किसने दिया है? जीन पियाजे ने दिया है। पूछ लेगा कि जीन पियाजे ने किसे दिया है? स्कीमा ने। वही स्कैफोल्डिंग दी है लेव वाइगोत्स्की ने। ये दोनों एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर जाना। एक्सप्लेनेशंस कह रही है कि जीन पियाजे के अनुसार मस्तिष्क में ज्ञान की जो व्यवस्थित संरचनाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? स्कीमा। अच्छा, स्कीमा होता क्या है? बच्चों के मस्तिष्क में जो चीज़ें वस्तुएं पहले से ही विकसित होती हैं, एक बच्चा पहले से मस्तिष्क में विकसित विचारों का उपयोग करके किसी विषय वस्तु के प्रति स्वयं की एक धारणा विकसित करता है, उसे कहते हैं स्कीमा। ठीक है, और जीन पियाजे स्कीमा के जनक है। तो पूछ लेगा कि स्कीमा होता क्या है? तो बच्चों के मस्तिष्क में क्या होता है कि पहले से कुछ वस्तुएं होती हैं, उन वस्तुओं का वो प्रयोग करके क्या होता है कि एक नई धारणा को विकसित करता है, तो उसे हम स्कीमा कहते हैं और जिसके जनक जीन पियाजे को माना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट अधिगम में संप्रत्यय की चर्चा निम्न में से किसने की थी? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट इन लर्निंग इज डिस्कस्ड बाई, ऑप्शन ए है लॉरेंस कोहलबर्ग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी है लेव वाइगोत्स्की, ऑप्शन सी है जीन पियाजे, ऑप्शन डी है हार्वर्ड गार्डनर। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन बी लेव वाइगोत्स्की। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि समीपस्थ विकास के क्षेत्र, पाड़ या ढांचे, इसके फोल्डिंग, इनकी बात की थी लेव वाइगोत्स्की ने, याद रखना। और जीन पियाजे ने स्कीमा की बात की थी। हमारा एक्सप्लेनेशन भी कह रहा है कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र जिसे हम अधिगम में संप्रत्यय की चर्चा किसने की थी? लेव वाइगोत्स्की ने। और समीपस्थ विकास के क्षेत्र को जेडपीडी एंड जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। समीपस्थ विकास के क्षेत्र यानी कि जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है जेडपीडी। ठीक है, जेडपीडी की फुल फॉर्म ही होती है, भी पूछ लेगा कि जेडपीडी की फुल फॉर्म क्या है? तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। बच्चों के सीखने का ऐसा समीपस्थ क्षेत्र होता है जहाँ बच्चों को एक ऐसा कार्य दिया जाता है जो उनके वर्तमान स्तर से थोड़ा सा क्या होता है? मुश्किल, तब वे बेहतर तरीके से जुड़ते व सीखते हैं। और इस संप्रदाय के बारे में जो वाइगोत्स्की हैं वो ये कहते हैं कि खुद से समस्या समाधान की क्षमता के द्वारा होने वाले जो वास्तविक विकास के स्तर और किसी बड़े व्यक्ति के निर्देशन में होने वाले विकास के बीच का जो अंतर ही संभावित तरीके से क्या करता है? इस क्षेत्र को निर्धारित करता है। यानी कि समस्या समाधान में कुछ वास्तविक विकास के स्तर होते हैं और बड़ी व्यक्ति के निर्देशन में होने वाले विकास के बीच कुछ अंतर होते हैं। इन्हीं संभावित विकास के क्षेत्र को ये क्या करते हैं? निर्धारित। ठीक है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का जो सिद्धांत है वो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत और हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो इसमें कई सारे हैं, जैसे कि जीन पियाजे ने कहा है संज्ञानात्मक विकास के बारे में, हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि मल्टीपल जो इंटेलिजेंस है उनके बारे में कहा है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में कहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चिंतन प्रक्रिया का वर्णन करते हुए लेव वाइगोत्स्की स्पष्ट रूप से डेज की महत्वता पर जोर देते हैं। वाइल डिस्क्राइबिंग द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, लेव वाइगोत्स्की कैटेगोरिकली emphasized on the importance of days। ऑप्शन है संस्कृति कल्चर, ऑप्शन बी है परिपक्वता मैचुरेशन, ऑप्शन सी है नकारात्मक प्रतिपुष्टि निगेटिव फीडबैक, ऑप्शन बी है पुनर्वलन रेनफोर्समेंट। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन
ये संस्कृति यानी कि कल्चर चिंतन की प्रक्रिया का वर्णन करते हुए जो लेव वाइगोत्स्की थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से संस्कृति यानी कि लेक्चर की महत्वता पर क्या दिया था, जोर दिया था। ठीक है, हमारे एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि चिंतन प्रक्रिया का वर्णन करते हुए जो लेव वाइगोत्स्की हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से किस पर बल दिया, संस्कृति यानी कल्चर की महत्वता पर। लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक संस्कृति सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किया और वाइगोत्स्की के सिद्धांत में संस्कृति का विशेष योगदान रहा है। संस्कृति बच्चों में जो नैतिक मूल्य होते हैं उनका विकास करती है, सभ्य व्यवहार के लिए उनका करती है, उन्हें प्रेरित करती है और बच्चा ये सब क्या करता है, अनुकरण के द्वारा ही सीखता है। वाइगोत्स्की बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा और संस्कृति को क्या देता है, महत्वपूर्ण स्थान देता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसने बच्चों और वयस्कों में नैतिक तार्किकता का वर्णन करने के लिए विकास चरण का एक क्रम सुझाया था। Who among the following proposed a sequence of development stage to describe moral reasoning among children and adults? ऑप्शन ए है B.F. स्किनर, ऑप्शन बी है हार्वर्ड गार्डनर, ऑप्शन सी है लॉरेंस कोहलबर्ग, ऑप्शन डी है लेव वाइगोत्स्की। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉरेंस कोहलबर्ग। बच्चे और जो वयस्क होते हैं उनमें नैतिक तार्किकता का वर्णन है वो लॉरेंस कोहलबर्ग के चरणों में सुझाया गया था। लेव वाइगोत्स्की ने किसकी बात की थी, जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। लेव वाइगोत्स्की ने बात की थी हमारे स्कीमा की, जेडपीडी जोनो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की। जीन पियाजे ने स्कीमा की बात की थी। लेव वाइगोत्स्की ने जेडपीडी यानी जोनो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट और पाणिया ढांचे की स्कैफोल्डिंग की बात की थी। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत की बात की थी और लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक तार्किकता वर्णन करने के लिए विकास के चरणों को क्रम से समझाया था। एक्सप्लेनेशन कह रही है मोस्ट इम्पोर्टेंट, इससे कई सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों और जो वयस्क होते हैं उनमें नैतिक तार्किकता का वर्णन करने के लिए विकास के चरणों का एक क्रम था वो सुझाया था। कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन कितनी अवस्थाओं में किया है, 3। पहली हमारी अवस्था है पूर्व रूढ़िगत नैतिक अवस्था यानी कि प्री कॉन्वेंशनल स्टेज जो 4 से 10 वर्ष तक होती है। दूसरी थी रूढ़िगत नैतिक अवस्था जो 10 से 13 वर्ष तक होती है, कॉन्वेंशनल स्टेज। तीसरी है उत्तर रूढ़िगत नैतिक अवस्था पोस्ट कॉन्वेंशनल स्टेज जो 13 वर्ष के ऊपर। इसके अलावा प्रत्येक अवस्था में इनके क्या है, 2-2 चरण हैं जो इस प्रकार हैं। तो आपसे पूछ लेगा कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने कितनी अवस्थाएं बताई थी, 3 अवस्थाएं बताई थी। तीनों अवस्थाओं को कितनी भागों में बांटा गया था, 2 में बांटा गया था। पहली थी पूर्व रूढ़िगत नैतिक अवस्था, कितने कब से कब तक थी, 4 से 10 वर्ष तक। दूसरी थी रूढ़िगत नैतिक अवस्था 10 से 13 वर्ष। तीसरी थी उत्तर रूढ़िगत नैतिक अवस्था 13 वर्ष के ऊपर का थी। जो हमारी पूर्व रूढ़िगत नैतिक अवस्था में थी उसमें उसके 2 भाग थे, एक आज्ञाकारिता और सजा थी और दूसरा भाग उद्देश्य विन्यास थे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दूसरा रूढ़िगत नैतिक अवस्था थी, इसमें अच्छा लड़का और अच्छी लड़की विन्यास थे और समाज में व्यवस्था बनाए रखता था। और तीसरा उत्तर रूढ़िगत नैतिक व्यवस्था थी, इसमें समाज के अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार थे और सार्वभौमिक क्या थे, सिद्धांत थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा असर्शन और रीजन वाला है। असर्शन कह रहा है कि टीचर शुड प्रोवाइड अ रेंज ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल एंड एजुकेशनल रिसोर्स इन द क्लासरूम एंड शुड encourage students to explore them. Reason है कि students are capable of constructing knowledge in a conducive classroom environment. तो चूज द करेक्ट ऑप्शन, से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। अभिकथन है कि एक अध्यापक को कक्षा में कई प्रकार की जो अध्ययन अधिगम सामग्री और शैक्षिक संसाधन है वो क्या किए जाते हैं, प्रदान करने चाहिए और विद्यार्थियों को उन्हें जांचने के लिए क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित। तर्क है कि एक सहायक माहौल में विद्यार्थी ज्ञान का निर्माण करने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। सही विकल्प चुनना है। पहला कह रहा है कि both A and R are true. R is the correct explanation of A, यानी कि A और R दोनों सही हैं और सही व्याख्या करते हैं। दूसरा कह रहा है कि both A and R are true. R is not the correct explanation of A, यानी A और R दोनों सही तौर पर सही व्याख्या नहीं कर रहे हैं।
तीसरा कह रहा है कि इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, यानी ये तो सही है लेकिन आर गलत। चौथा कह रहा है कि बोथ ए एंड आर फॉल्स, यानी ये और दोनों गलत हैं। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन ए, कि ए और दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, एक्सप्लेनेशन करिए कि और दोनों सही हैं और सही व्याख्या करते हैं। एक अध्यापक को कक्षा में कई प्रकार के अध्ययन अधिगम सामग्री और शैक्षिक संसाधन है वो क्या करने चाहिए, प्रदान करने चाहिए था। जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनका जो होता है वो इंटरेस्ट एक जगह पे नहीं जा, वो क्या होता है कि वो बोर होने लगते हैं। तो हमें टीचर होने के नाते क्या करना चाहिए कि कई सारे अध्ययन सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का, जिससे उनका इंटरेस्ट जो है वो बना रहे। ठीक है, और विद्यार्थियों ने जांचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और साथ ही विद्यार्थियों को करना चाहिए उन्हें जांचने के लिए प्रोत्साहित करता रहे। इससे उन्हें विद्यार्थियों की रुचि बनी रहती है और वो सहज रूप से यानी कि बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से सीखते हैं। दावी कथन ये है वो सही है। एक सहायक माहौल में क्या होता है कि विद्यार्थी ज्ञान का निर्माण कर लेते हैं। तर्क भी सही है, क्योंकि अगर विद्यार्थियों को सकारात्मक परिवेश देंगे तो वो स्वयं ज्ञान का निर्माण कर देंगे। उसके अंदर उन्हें नकारात्मक देंगे, न बात बात पे टोकेंगे, सही से उन्हें करने नहीं देंगे, उन्हें डिमोटिवेट करेंगे तो वो सही से नहीं सीख पाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्धि लब्धि IQ यानी कि इंटेलिजेंस क्वाड्रेंट परीक्षण की आलोचना करने का आधार क्या है। इंटेलिजेंस क्वाड्रेंट IQ टेस्ट आर ऑफन क्रिटिसाइज्ड फॉर। ऑप्शन ए है पक्षपाती मानदंड वेस्ट नॉर्म्स, ऑप्शन बी है गुणात्मक आकलन का प्रयोग डूइंग क्वालिटेटिव असेसमेंट, ऑप्शन सी है सांस्कृतिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखना बीइंग कल्चरली सेंसिटिव, ऑप्शन डी है बच्चे के सामाजिक परिप्रेक्ष्य को शामिल करना इनकॉर्पोरेटिंग सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ चिल्ड्रन। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन ए बेस्ड नॉर्म्स यानी पक्षपाती मानदंड। बुद्धि लब्धि परीक्षण की आलोचना करने का आधार पक्षपाती मानदंड है। ठीक है, हमारे एक्सप्लेनेशन भी कह रहा है कि बुद्धि लब्धि यानी IQ परीक्षणों की आलोचना करने का आधार पक्षपाती मानदंड है। पक्षपाती मानदंड जो होता है वो काफ़ी हद तक पूर्व ग्रह होतों से क्या होता है, जुड़ा होता है, यही आधार है और इसकी आलोचना कुछ मानव वैज्ञानिकों ने की है। जबकि गुणात्मक आकलन का प्रयोग सांस्कृतिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखना, बच्चों के सामाजिक परिप्रेक्ष्य को क्या करना, शामिल करने से बच्चे सहज रूप से सकारात्मक रूप से सीखते हैं और क्या होते हैं, अभिप्रेरित होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा एज पर लेव वाइगोत्स्की लैंग्वेज। ऑप्शन ए है कि चिंतन में बाधक है हैंडल्स थिंकिंग, ऑप्शन बी है चिंतन को सुसाधित करती है फैसिलिटेट्स थिंकिंग, ऑप्शन सी है कि चिंतन को सुसाधित करने में कोई भूमिका नहीं होती हैज़ नो रोल इन फैसिलिटेटिंग थिंकिंग, ऑप्शन डी है का चिंतन पर बहुत कम प्रभाव होता है हैज़ वेरी स्लाइट इम्पैक्ट ऑन थिंकिंग। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो लैंग्वेज यानी भाषा होती है वो चिंतन को सुसाधित करती है। हमारा एक्सप्लेनेशन भी कह रहा है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा चिंतन को सुसाधित करती है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा संज्ञानात्मक विकास में क्या करती है, एक केंद्रीय यानी सेंट्रल भूमिका निभाती है। भाषा संचार और संपर्क का माध्यम और समाजीकरण का साधन है। भाषा संचार और संपर्क का क्या होती है, माध्यम, और समाजीकरण का क्या होती है, साधन। समय व्यतीत होने के साथ ही संज्ञानात्मक विकास अथवा चिंतन का एक महत्वपूर्ण उपकरण जो है वो बन जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वैकल्पिक विषयों के चुनाव में लड़कियों के लिए गृह विज्ञान का विषय और लड़कों के लिए शारीरिक शिक्षा के विषयों को सीमित कर देने की प्रथा किस पर आधारित है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में हर साल ये क्वेश्चन पूछा गया है किसी न किसी तरह से। ठीक है, और इस बार भी जरूर पूछा जाएगा इस तरह का क्वेश्चन। प्रैक्टिस ऑफ लिमिटिंग द optional choice of home science for girls and physical education for boys is grounded in option A है जेंडर रूढ़िवादिता जेंडर स्टीरियोटाइप्स, ऑप्शन बी है समावेशी उपागम इंक्लूसिव अप्रोच, ऑप्शन सी है जेंडर समानता जेंडर इक्वालिटी, ऑप्शन डी है खोजी उपागम डिस्कवरी अप्रोच। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन
ए जेंडर रूढ़िवादिता एंड जेंडर स्टीरियोटाइप्स। लड़कियां जो होती हैं जब वो ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनना होता है तो वो गृह विज्ञान चुनती हैं। लड़के जो होते हैं वो क्या चुनते हैं, शारीरिक शिक्षा चुनते हैं। तो ये क्या केस है, जेंडर रूढ़िवादिता है। अच्छा, जेंडर रूढ़िवादिता होती क्या है, एक ऐसी प्रथा जो बहुत लंबे समय से चली आ रही होती है, उसे हम जेंडर रूढ़िवादिता कहते हैं। जैसे कि लड़कियां होम साइंस लेंगे, लड़के कृषि विज्ञान लेंगे, शारीरिक शिक्षा लेंगे, लड़के बुलेट चलाएंगे, मोटरसाइकिल चलाएंगे, लड़कियां जो होंगी वो क्या करेंगी, स्कूटी चलाएंगे, लड़कियां घर में खाना बनाएंगे, लड़के बाहर कमा के लाएंगे। ये सारी जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाती हैं। हमारा एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि वैकल्पिक विषयों के चुनाव में लड़कियां जो लेती हैं होम साइंस और लड़के जो होते हैं वो शारीरिक शिक्षा सब्जेक्ट लेते हैं। उसको सीमित कर देने की प्रथा ही जेंडर रूढ़िवादिता कहलाती है। ये होता क्या है कि समाज के द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है, समाज ही निर्धारित करते हैं। जैसे बालक जो होते हैं वो मजबूत होते हैं और बालिकाएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं, कमजोर होती है। पहले ऐसे ही कह दिया गया है कि जो लड़के होंगे वो बहुत ही ज़्यादा मतलब मजबूत टाइप के होंगे, वो लोगों को गालियाँ भी दे सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। जबकि लड़कियां जो है वो कमज़ोर होंगी, वो बहुत ही नरम तरीके से रहेंगी, बहुत ही धीरे धीरे बोलेंगी, तेजी से चलेंगी। तो ये सब जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाते हैं। समावेशी उपागम होता क्या है, समावेशी शिक्षा बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए शिक्षा की बात करती है। एक ऐसी शिक्षा जो कभी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती, चाहे वो विशिष्ट बच्चे हों सामान्य बच्चे, यानी कि सामान्य विशिष्ट बच्चे दोनों को एक साथ शिक्षा जो देती है वो समावेशी शिक्षा कहलाती है। ये उपागम सभी बच्चों को सीखने के कैसे अवसर देता है, एक समान अवसर देता है, यानी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा में विविधता अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में डैश है। डाइवर्सिटी इन ए क्लासरूम इज अ डैश फॉर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ऑप्शन ए है प्रॉब्लम समस्या, ऑप्शन बी है रिसोर्स संसाधन, ऑप्शन सी है हिंड्रेंस रुकावट, ऑप्शन डी है बैरियर बाधा। सही आंसर उसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी रिसोर्स, यानी कि क्या हो जाएंगे हमारे लिए संसाधन। कक्षा में विविधता अध्ययन अधिगम की प्रक्रिया में रिसोर्स यानी कि संसाधन हैं। ठीक है, अगला हमारा एक्सप्लेनेशन कह रही है कि कक्षा में विविधता अध्ययन अधिगम की प्रक्रिया में संसाधन है। एक कक्षा में विभिन्न पृष्ठभूमि के वाले बच्चे आते हैं जिनकी भाषा, संस्कृति, धर्म ये सब क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, वे बच्चे जो अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, किसी की भाषा अलग है यानी कि लैंग्वेज अलग है, किसी का कल्चर यानी कि संस्कृति अलग है, किसी का रीजन यानी कि धर्म अलग है। तो अलग अलग ये सारी चीज़ें होती हैं, तो सभी के सीखने की जो गति होती है वो भी क्या होगी, डिफरेंट होगी, सभी एक तरह से नहीं सीखते हैं। इस कारण शिक्षा की कक्षा में विविधताओं को क्या किया जाता है, सम्मान दिया जाता है और एक संसाधन के रूप में लेना चाहिए, यानी कि हमें करना चाहिए उनका सम्मान और इसको हमें एक रिसोर्स के रूप में लेना चाहिए, ना कि लेना चाहिए बाधा के रूप में। ठीक है, जिससे प्रत्येक बच्चे कैसे सीख सके, सहज रूप से अध्ययन प्रक्रिया में सम्मिलित होकर सीख सकें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ असेसमेंट बिकम्स असेसमेंट एज लर्निंग फॉर स्टूडेंट्स। निम्न में से किस प्रकार का मूल्यांकन विद्यार्थियों के लिए अधिगम का रूप है वो बन जाता है। ऑप्शन ए है सत्र के अंत में अध्यापक द्वारा किया गया मूल्यांकन, असेसमेंट डन बाय द टीचर एट द एंड ऑफ सीजन। ऑप्शन बी है सत्र से पहले विशिष्ट शिक्षक द्वारा किया गया मूल्यांकन, असेसमेंट डन बाय स्पेशल एडुकेटर बिफोर द सेशन। ऑप्शन सी है विद्यार्थियों द्वारा किया गया स्वयं मूल्यांकन, सेल्फ असेसमेंट बाय स्टूडेंट्स। ऑप्शन डी है मानकीकृत परीक्षणों द्वारा किया गया मूल्यांकन, असेसमेंट डन थ्रू स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी के विद्यार्थियों द्वारा किया गया स्वयं मूल्यांकन। ठीक है, हमारे एक्सप्लेनेशन से भी कह रही है कि विद्यार्थियों द्वारा किया गया स्व मूल्यांकन विद्यार्थियों के लिए अधिगम का क्या हो जाता है, रूप बन जाता है, जबकि सीखने के लिए आकलन का उपयोग बच्चों को
फीडबैक प्रदान करता है, जिसके परिणाम स्वरूप छात्र के प्रदर्शन को क्या किया जाता है, बेहतर। इसके अंतर्गत रचनात्मक मूल्यांकन आता है। सीखने के आकलन में शिक्षक सत्र के अंत में विद्यार्थियों को ग्रेड या फिर जो रैंक है वो प्रदान करने के लिए करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। सीखने को बढ़ाने के लिए स्व मूल्यांकन यानी स्वयं का मूल्यांकन करना एक शक्तिशाली तंत्र होता है। ये छात्रों में इस बात पर विचार करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करता है कि उनका अपना काम और अवधारणा और कौशल सीखने के लिए निर्धारित लक्ष्यों को क्या करना है, पूरा करना है। अगला हमारा असर्शन और रीजन है। असर्शन है कि टीचर शुड इंकरेज स्टूडेंट टू रिवाइज क्वेश्चंस एंड क्लैरिफाई डाउट्स while learning about a new concept. Reason है कि raising questions creates a block in development of critical thinking। तो करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। अभिकथन है कि किसी नए संप्रदाय को सीखने के समय जो अध्यापिका होती है उनके द्वारा विद्यार्थियों को सवाल पूछने और अपने संदेह को स्पष्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तर्क है कि सवाल पूछना समालोचनात्मक चिंतन के विकास में क्या पैदा करता है, बाधा। तो हमें सही विकल्प चुनना है। पहला है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी आर दोनों सही है और सही व्याख्या करता है। दूसरा कह रहा है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी ये और दोनों सही तो है पर सही व्याख्या नहीं है। तीसरा है कि ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये तो सही है लेकिन आर गलत है। चौथा है कि बोथ ए एंड आर फॉल्स, यानी और दोनों गलत हैं। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन सी कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, यानी ये तो सही है लेकिन आर जो है इसमें गलत है। यानी कि किसी नए संप्रदाय को सीखने के समय जो टीचर होता है उसके विद्यार्थियों से सवाल पूछने और अपने संदेह जो होते हैं उनको स्पष्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित। ये तो सही है लेकिन सवाल पूछना समालोचना चिंतन के विकास में बाधा पैदा करता है, ये गलत है। किसी प्रकार की बाधा पैदा नहीं करता है सवाल पूछना। ठीक है, हमारा एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि किसी नए संप्रदाय को सीखने के समय अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को सवाल पूछने और अपने संदेह को स्पष्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ये सही है क्योंकि इसके द्वारा विद्यार्थियों को क्या मिलते हैं, सीखने के अवसर मिलते हैं। मतलब आप एक टीचर हैं और आपसे अगर कोई स्टूडेंट सवाल पूछ रहा है तो उसे हमें प्रोत्साहित ही करना चाहिए, ना कि उसे चुप करके बैठा देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करेंगे तो बच्चे सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर काफ़ी सारे संदेह प्रकट होते हैं सीखने के समय, फिर उनमें रुचि जागृत होती है। जबकि सवाल पूछना समालोचना चिंतन के विकास में बाधा है, ये गलत है। ठीक है, उनमें इंटरेस्ट पैदा होता है। अगर वो सवाल पूछते हैं और उन्हें अच्छे से बता देते हैं तो वो नई जानकारी को अपने अंदर कलेक्ट करते रहते हैं। और जबकि अगर वो पूछेंगे और हम उन्हें चिल्ला के बैठा देंगे और ये समालोचना चिंतन के विकास में बाधा होगा तो और वहीं सवाल पूछना बाधा पैदा करता है, ये तो गलत है। क्योंकि सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, चिंतन में किसी प्रकार की बाधा स्टार्ट नहीं करता है। क्वेश्चन कह रहा है कि वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के सफल समायोजन हेतु निम्न में से क्या बाधा बन जाती है। फॉर सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू डिसएडवांटेज ग्रुप विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू क्यूज हिंड्रेंस। ऑप्शन ए है कि सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता का समारोह, सेलिब्रेशन ऑफ कल्चरल एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी। ऑप्शन बी है उनके सामाजिक समूहों से संबंधित प्रेरणा स्रोतों की अभिस्वीकृति, एक्नोलॉजमेंट ऑफ रोल मॉडल्स फ्रॉम देयर सोशल ग्रुप्स। ऑप्शन सी है कि विभिन्न प्रथाओं में अंतरों को प्रकाशित करना और उनमें पदानुक्रमता स्थापित करना, हाईलाइटिंग डिफरेंसेस इन वेरियस प्रैक्टिसेस एंड क्रिएटिंग हायरार्कीज अमोंग देम। और ऑप्शन डी है कि एक साझी राष्ट्रीय अस्मिता मनोगत करना और संबद्धता के भाव को बढ़ावा देना, इनकलकेटिंग अ शेयर्ड नेशनल आइडेंटिटी एंड प्रमोटिंग अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, जो विभिन्न प्रथाएं होती हैं उनमें जो अंतर होते हैं डिफरेंट उनको प्रकाशित करना, साथ ही उनमें जो पदानुक्रमता है वो भी स्थापित करना। ठीक है, हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थी। अच्छा, ये वंचित समूह क्या होता है? एक ऐसा समूह जिसको वे सुख सुविधाएं, वे सम्मान या फिर वो जगह ना मिली हो जो उन्हें मिलनी चाहिए, उनसे उन्हें अलग कर दिया हो यानी वंचित कर दिया हो, उस समूह को ही हम वंचित समूह कहते हैं। उनसे
संबंधित जो विद्यार्थी होता है उसके सफल समायोजन के लिए विभिन्न प्रथाओं में अंतर को प्रकाशित करना और उनमें पदानुक्रमता स्थापित करना क्या बन जाती है, उसमें बाधा बन जाती है। ठीक है, बच्चों की विविधताओं का सम्मान करते हुए एक समान अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। आपको पता है जैसे जब बच्चे होते हैं वो छोटे होते हैं, एक जैसे तो होते ही नहीं है, हर व्यक्ति अलग अलग होता है, वैसे ही बच्चे भी अलग होते हैं, उनमें अलग अलग विभिन्नताएं भी होती हैं, तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए। ठीक है, और जो उनमें विभिन्नता है उसको हम अपॉर्चुनिटीज़ के रूप में देख सकते हैं और उन्हें भी हम नई नई जो उपलब्ध अवसर है वो भी करा सकते हैं। ठीक है, जबकि सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता का समारोह उनके सामाजिक समूह से संबंधित प्रेरणा स्रोतों की स्वीकृति और एक साझी राष्ट्रीय अस्मिता मनोगत करना और संबद्धता को बढ़ावा देने से क्या होते हैं, सहज जो ऑप्शन है वो उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अधिगम कठिनाई महसूस करने वालों स्टूडेंट्स में लर्निंग डिफिकल्टीज। ऑप्शन ए है कि सभी विद्यार्थी अपनी शैक्षिक विशेषताओं में एक जैसे होते हैं, आर ऑल अलाइक इन एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑप्शन बी है कि विद्यार्थियों को विशिष्ट विद्यालय में पढ़ाना चाहिए, शुड बी टॉट इन अ स्पेशल स्कूल। ऑप्शन सी है विद्यार्थी हमेशा क्रियाशील होते हैं, आर ऑलवेज हाइपर क्रिएटिव। और ऑप्शन डी है आर ऑलवेज हाइपर एक्टिव। और ऑप्शन डी है कि विद्यार्थी अपनी शैक्षिक सामर्थ्य और चुनौतियों में अलग अलग हो सकते हैं, आर लाइकली टू डिफर इन देयर एकेडमिक स्ट्रेंथ एंड चैलेंज। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन डी के जो विद्यार्थी हैं वो अपनी शैक्षिक सामर्थ्य और चुनौतियों में कैसे हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले ऐसे छात्र जो हैं जो लर्निंग करने में क्या फील होती है, डिफ़िकल्टीज फील होती है। ठीक है, ऐसे विद्यार्थी जो होते हैं वो अपनी शैक्षिक सामर्थ्य और चुनौतियों में डिफरेंट होते हैं। हमारी एक्सप्लेनेशंस भी कह रही है कि अधिगम में जो कठिनाई महसूस करने वाले विद्यार्थी होते हैं वो अपने शैक्षिक सामर्थ्य और चुनौतियों में क्या हो सकते हैं, अलग अलग, क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी जो होता है वो अलग अलग गति से सीखता है। सभी विद्यार्थी अपनी शैक्षिक विशेषताओं में भी एक जैसे नहीं होते हैं, बल्कि कैसे होते हैं, डिफरेंट यानी कि अलग अलग होते हैं। उनकी शैक्षिक विशेषताएं मतलब सेम नहीं होती। विद्यार्थियों को विशिष्ट विद्यालय में न पढ़ाकर समावेशी शिक्षा के तहत एक साथ सामान्य विद्यालय में पढ़ाना चाहिए। अगर आप CDP पढ़ते हैं और CTET का एग्ज़ाम देते हैं तो समावेशी शिक्षा तो आपको पता ही होनी चाहिए। देखो, हम आपको हमेशा बताते हैं कि एक ऐसी शिक्षा जिसमें सामान्य बच्चे और विशिष्ट बच्चे दोनों एक साथ मिलकर शिक्षा को ग्रहण करते हैं, उसे ही समावेशी शिक्षा कहते हैं। मतलब उनमें भेदभाव नहीं किया जाता कि वो ज़्यादा अच्छे हैं पढ़ने में या कम अच्छे हैं पढ़ने में, बहुत इंटेलिजेंट है कम इंटेलिजेंट है, ऐसा कोई भेदभाव नहीं होता। जब दोनों का एक साथ शिक्षा दी जाती है तो वही समावेशी शिक्षा कहलाती है। ठीक है, तो हमें समावेशी शिक्षा में पढ़ाना चाहिए, ना कि किसी विशिष्ट विद्यालय में पढ़ा दें। विद्यार्थी हमेशा अति क्रियाशील होकर कभी कभी निष्क्रिय श्रोता की भूमिका में भी हो सकते हैं। मतलब ये हो सकता है कि कभी कभी तो वो हाइपर एक्टिव होगा, यानी कि हर काम फटाफट कर डालेगा, जो भी मैम ने काम बताया वो कर दिया उसने। पर कई बार ऐसा भी होता है कि वो हाइपर एक्टिव बच्चे कभी कभी चुप भी रह सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि वो हर समय मतलब अपनी परफॉर्मेंस गुड ही करती रहे, कभी कभी उनकी परफॉर्मेंस लो भी हो सकती है। ठीक है, तो ये भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर दृष्टि से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु ये महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले आपको इसकी भैया हिंदी देखनी होगी कि ये क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाहता है। हिंदी काफ़ी टफ आती है। कमतर दृष्टि मतलब एक ऐसा बच्चा जिसकी देखने की क्षमता कितनी है, कम है, बहुत ही लो है। तो ऐसे जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए हमें क्या महत्वपूर्ण है, यानी कि ऐसे बच्चे जिन्हें कम दिखाई देता है, जिन्हें अच्छे से दिखाई नहीं देता है, जिन देखने की क्षमता जिनके कम है, उसके सफल समावेशन के लिए क्या महत्वपूर्ण है। फॉर सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट विद लो विजन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू। ऑप्शन ए कि कक्षा में उपयुक्त सहायक उपकरण मौजूद हों, हैव अप्रोप्रिएट असिस्टिव डिवाइस इन द क्लास, यानी कक्षा में वो सारे उपकरण मौजूद हों जो बच्चों के लिए ज़रूरी हों और जो अच्छे से बच्चे देख सकें। दूसरा है कि इन विद्यार्थियों का पृथक्करण किया जाए, प्रैक्टिस एग्रेशन ऑफ दीज स्टूडेंट्स। गलत, मैंने आपको कितनी बार बताया है कि अगर वो हमें आपस में मिलाना चाहता है तो आप उसे अलग नहीं कर सकते, यानी कि हमसे पॉजिटिव में पूछ रहा है तो निगेटिव में आंसर नहीं दे सकते। कभी बच्चों को सेग्रेशन नहीं करना चाहिए। तीसरा है कि बोर्ड से काफ़ी दूर उनकी सीट स्थिर कर दी जाए, फिक्स देयर सीट
फेयर फ्रॉम द बोर्ड, यानी कि बच्चों को पहले से दिखाई नहीं देता है और उसकी शॉर्ट सीट जो है वो बोर्ड से काफ़ी दूर कर दो जिससे और भी दिखाई ना दे। ये भी नहीं करना चाहिए, ये भी गलत है। चौथा कह रहा है कि केवल दृश्य प्रस्तुतिकरण द्वारा ही पाठ पढ़ाया जाए, डिलीवर लेसन्स ओनली थ्रू विजुअल प्रेजेंटेशन। वेरी गुड। मतलब एक तो बच्चा है जिसे कम दिखाई देता है, उस पर उसे देखने वाली चीज़ें दिखा दो। अरे भाई जिसे दिखाई नहीं देता उसे आप सुनने वाली चीज़ें प्रदान करो ना। सुन बोल बोल कर पढ़ाइए ना तो उसे अच्छे से सुनाई देगा, और जो उसे अच्छे से दिखाई नहीं देता उसे अच्छे से सुनाई देता है। ठीक है, तो अगर उसे दिखाई नहीं देता तो आप प्रस्तुतिकरण कैसे कर सकोगे? सिर्फ मतलब दिखाओ बच्चों को, जो भी उन्हें को पढ़ाना हो बोलो ना, तो बच्चों को तो और भी डिफिकल्टीज फील होगी। तो ये तो बहुत गलत बात है। हमसे यही पूछ रहा है कि ऐसे बच्चे जिन्हें अच्छे से दिखाई ना देता हो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके सफल समावेशन के लिए, उसे अच्छे से पढ़ाने के लिए सबसे अच्छा हमारा यही है कि कक्षा में उपयुक्त सहायक उपकरण मौजूद है, यानी वो सारी चीज़ें मौजूद है जिससे हम बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकें। ठीक है, टीचर लर्निंग मटेरियल अच्छे यूज़ करने चाहिए। हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रहा है कि इस चीज़ से जूझ रहे विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए महत्वपूर्ण है कि कक्षा में उपयुक्त सहायक उपकरण मौजूद हों, यानी कि बच्चों का अच्छे से समावेशन हो, बच्चे अच्छे से सीख सकें, लर्निंग उनकी बेस्ट हो सके। इसके लिए क्या करना चाहिए कि सहायक उपकरण अच्छे मौजूद होने चाहिए। इससे विद्यार्थियों का पृथक्करण ना करके सभी को एक साथ ही एक विद्यालय में पढ़ाया जाना चाहिए। इसके लिए बच्चों को अलग अलग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, सभी बच्चों को एक साथ एक ही स्कूल में यानी कि समावेशी शिक्षा देनी उन्हें चाहिए। ठीक है, बोर्ड से अगर काफ़ी नज़दीक बैठाया जाएगा और सरल प्रस्तुतिकरण द्वारा पढ़ाया जाएगा तो ये बच्चों के लिए अच्छा होगा। उसने बोला था कि दूर बैठाओ, दूर नहीं, बोर्ड के पास बैठाओ जिससे बच्चे अच्छे से उसे देख सके। साथ ही दृश्य नहीं बल्कि श्रव्य प्रस्तुतिकरण करो, सुनने वाला प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत करो जिससे बच्चा अच्छे से सीख सके। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और उसे अच्छे से आपको इसके आंसर देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अवधान न्यूनता अत्यग्रशीलता विकार ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर से जूझ रहे विद्यार्थियों के बारे में निम्न में से क्या सही है? स्टूडेंट्स हैविंग अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर आर लाइकली टू, यानी कि एक ऐसा बच्चा जो कि ADHD से जूझ रहा है उसके लिए कौन सा इसमें से ऑप्शन सही होगा? ADHD की तो फुल फॉर्म याद रखो, कई बार पूछी जा चुकी है कि ADHD की फुल फॉर्म क्या है, तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर है। ठीक है, जिसको भी ये है उसको जूझ रहा है तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन सही है? पहला है कि वे आवेगशीलता के निरंतर स्वरूप दर्शाते हैं, हैव परसिस्टेंट पैटर्न ऑफ इम्पल्सिविटी। ऑप्शन बी है वे काफ़ी देर तक निर्धारित सीट पर बैठ सकते हैं, स्टे इन असाइंड सीट फॉर लॉन्ग पीरियड। गलत है, क्योंकि वे बच्चे जिन्हें ADHD होता है वो क्या करते हैं, वो एक जगह पे काफ़ी देर तक बैठ नहीं सकते हैं। ठीक है, वो मतलब काफ़ी अलग टाइप के होते हैं, वो एक जगह पे बैठ नहीं सकते, देर तक किसी भी चीज़ को पढ़ नहीं सकते, सुन नहीं सकते, वो अलग अलग एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। मतलब इधर बैठे उधर बैठे, इधर गए उधर गए, यानी कि अपने निर्धारित सीट पर वो देर तक बैठ नहीं सकते हैं। तीसरा है उनमें सभी को सुनने की अति सहनशीलता होती है, हाई पेशेंस लेवल टू लिसन द एवरीवन। बिल्कुल गलत बात है। वो बच्चे जिन्हें ADHD होती है वो किसी को उनके अंदर सहनशीलता तो होती ही नहीं है, बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं। तो मतलब अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर ही है यानी ADHD ही है, तो मतलब सुनने की क्षमता कैसे उनके अंदर होगी? बिल्कुल नहीं होती है। जब बच्चे जो होते हैं किसी भी चीज़ को बहुत समय नहीं सुन पाते, अगर कोई ज़्यादा देर तक बोलता है, ज़्यादा देर तक होता है तो उनका पेशेंस लेवल बहुत ही लो होता है। ठीक है, तो वो जल्दी से आवेग में आ जाते हैं, जल्दी से अपनी क्रियाएं करने लगते हैं, तो वो ऐसा नहीं कर पाते। चौथा है कि वे अपनी क्रियाओं को व्यवस्थित रूप से करते हैं, वी वेरी ऑर्गेनाइज्ड विद देयर एक्शंस। ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि ADHD वाले कोई भी काम अपना सही से नहीं कर पाते। ठीक है, व्यवस्थित रूप से तो भैया वे कर ही नहीं पाते, वे ADHD से ग्रस्त होते हैं, इसलिए वे अपनी क्रियाओं को सही से नहीं कर पाते हैं। तो हमसे पूछा था कि क्या सही है ADHD के बारे में, तो ऑप्शन ही सही हो जाएगा कि वे आवेगशीलता के निरंतर स्वरूप को दर्शाते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी से जल्दी क्या करते रहते हैं, अपने आवेगशीलता के स्वरूप को दर्शाते रहते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ करते रहते हैं जिससे आप कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चा बहुत ही ज़्यादा गंभीर होता है, इसके लिए बच्चों को दिखाना चाहिए। हमारी एक्सप्लेनेशन इसकी कह रही है जी, जिन्हें ADHD यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर यानी अवधान न्यूनता अतिकृष्टता विकास होता है, उस बच्चे से जो विद्यार्थी जूझ रहा होता है वो आवेगशीलता के निरंतर स्वरूप को क्या करता है, दर्शाता है। ठीक है, ADHD के अक्सर बचपन में शुरू होता है, लंबे समय तक जारी रहता है। हमने मोस्टली देखा होगा कि जो ADHD होगा वो बच्चों को कैसे शुरू हो जाता है, बचपन में ही शुरू हो जाता है और काफ़ी लंबे समय तक रहता है, जब उसकी लाइफ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। इससे बच्चों में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, देखो उसके अंदर जो
आत्मविश्वास है, ठीक है, उसकी बहुत ही कमी हो जाती है और उसको खुद पर कोई भी ज़्यादा विश्वास नहीं रहता। वो बिल्कुल भी अलग सा हो जाता है बच्चा। वो छोटी-छोटी बातों में कहता है मैं कर नहीं पाऊँगा, मुझसे हो नहीं पाएगा, मतलब उसमें आत्मविश्वास की कमी होती है। रिश्तों में परेशानी, मतलब किसी भी रिश्ते को सही से समझ ही नहीं पाता, जैसे नॉर्मल बच्चे करते हैं, माँ-बाप, भाई-बहन, दादा, मतलब किसी के साथ अच्छे से कम्युनिकेशन ही नहीं कर पाता है। या फिर स्कूल में या काम करने में परेशानी, बिल्कुल सही, स्कूल में भी से कोई प्रॉब्लम होती है, दोस्त नहीं बना पाता है, उन्हें अच्छे से बर्ताव नहीं कर पाता है उनके साथ, और काम करने में भी डिफ़िकल्टीज़ फ़ील होती है, साथ ही ध्यान लगाने में भी कठिनाई होती है। किसी भी चीज़ को वो देर तक समझ नहीं पाता है, सोच नहीं पाता है, वो ध्यान नहीं लगा पाता है और जल्दबाज़ी में काम करने की भी परेशानी हो सकती है, यानी सही काम को जल्दी करता चला जाएगा, ठीक है। अगर विद्यार्थी में एडीएचडी होने की पुष्टि होती है तो उनके उपचार भी किए जा सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर आपको पता चल जाएगा कि हमारे बच्चे को एडीएचडी है तो आप क्या कर सकते हैं, उसका उपचार करा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको पता चल गया आपके विद्यार्थी के अंदर है तो आप उसका भी उपचार करा सकते हो, उसके उनके पेरेंट्स को बता सकते हैं, तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। दवाएं मस्तिष्क की ध्यान देने, धीमी गति से कार्य करने, व्यवहार चिकित्सा, अभिभावक कोचिंग, स्कूल का समर्थन, इन सब के द्वारा एडीएचडी से ग्रसित विद्यार्थी की मदद की जा सकती है। बहुत ही अच्छी बात है, यानी कि जिसे भी एडीएचडी है उसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। दवाएं, चलो हाँ दवाएं तो दे ही सकते हैं, साथ ही साथ क्या कर सकते हैं कि मस्तिष्क की ध्यान दे सकते हैं, धीमी गति से अगर वो कार्य कर रहा है उसके व्यवहार में कि कैसे क्या हो रहा है, अभिभावक को उसे कोचिंग दिला सकते हैं, स्कूल का अगर उसे समर्थन प्राप्त है तो वो अच्छे से कर सकता है, ठीक है, उसमें हेल्प मिल सकती है, उसका एडीएचडी ठीक हो सकता है। वही अगर आप उसके साथ बुरा व्यवहार करेंगे तो उसमें बढ़ावा भी मिल जाता है, तो कभी इसके साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी युक्ति प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने की एक प्रभावी रणनीति है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी इज लाइकली टू बी इफेक्टिव इन कैटरिंग टू द नीड्स ऑफ स्टूडेंट विद गिफ्टेडनेस। ऑप्शन ए है कि जानकारी को समझने हेतु अतिरिक्त समय देना, गिविंग एडिशनल टाइम टू कॉम्प्रिहेंड इंफॉर्मेशन। ऑप्शन बी है कि बहुत आसान और सरल सवाल पूछना, असाइनिंग सिंपल एंड इजी क्वेश्चंस। ऑप्शन सी है सब चयनित उच्चक्रम चिंतन कार्य सौंपना, गिविंग चॉइस ऑफ सेल्फ इनिटेड हायर ऑर्डर थिंकिंग टास्क। ऑप्शन डी है उनसे सफलता की निम्न उम्मीद रखना, कीपिंग लो एक्सपेक्टेशंस ऑफ सक्सेस फ्रॉम देम। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि सब चयनित उच्च क्रम चिंतन कार्य को सौंपना, ठीक है। एक ऐसा बच्चा जो कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने की प्रभावी रणनीति है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली विद्यार्थी है तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि सब चयनित उच्च क्रम चिंतन कार्य से सौंप सकते हैं, यानी जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो ऐसे काम को अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। हमारा एक्सप्लेनेशन भी कह रहा है कि स्वचयनित उच्च क्रम चिंतन कार्य सौंपना प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की जो ज़रूरतें होती हैं उनको पूरा करने की एक प्रभावी रणनीति होती है। साथ ही प्रतिभाशाली बालक वे बालक होता है जिसकी बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक बार पूछा गया था सीटेट के एग्जाम में कि प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, 100 से ऊपर। ऑप्शन बी में था 120 से ऊपर, ऑप्शन सी में था 140, ऑप्शन डी में था 150 से ऊपर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 140 से ऊपर। वे सारे बच्चे प्रतिभाशाली बच्चे कहलाते हैं जिनकी बुद्धि 140 से ऊपर होती है, इसलिए याद रखना। वही प्रतिभाशाली बालक होते क्या है, वे बालक जो अपनी आयु के बालकों की क्षमता और योग्यता से अधिक क्षमता और योग्यता रखते हैं तो वो प्रतिभाशाली बालकों की श्रेणी में आते हैं, ठीक है, जिनकी बुद्धि लब्धि उच्च श्रेणी की होती है। यानी कि हम नॉर्मल में कह सकते हैं कि ऐसे बच्चे जिनकी बुद्धि लब्धि सामान्य बालकों से हाई होती है उन्हें प्रतिभाशाली कहते हैं। उनकी योग्यता और क्षमता सामान्य बालकों से अधिक होती है, उनकी बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर होती है। जैसे आपने देखा भी होगा कि आपके क्लासरूम में कई सारे बच्चे होंगे, उसमें से 1-2 बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत ही हाई सोचते होंगे, उन्हें क्लास का मॉनिटर बनाया जाता होगा कि वो अब काम ही अलग अलग करते होंगे, मैम के बोलने से पहले उनके आंसर दे देते होंगे और मैम जो भी कहते होंगे फटाफट कर देते होंगे, मतलब बहुत ही अच्छे से सारे का वर्क करते होंगे, ठीक है। वो स्पेशल बच्चे, मतलब वो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, बाकी बच्चे तो नॉर्मल ही होते थे, ठीक है। तो हर क्लास में ऐसे बच्चे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गैर जन्मजात अधिगम जैसे कि बांसुरी बजाना, शतरंज खेलना सीखने के लिए टू गेन नॉन इनेट लर्निंग सच एज प्लेइंग अ फ्लूट, प्लेइंग चेस।
शतरंज खेलना सीखने के लिए टू गेन नॉन इनेट लर्निंग सच एज प्लेइंग अ फ्लूट, प्लेइंग चेस, यानी कि गैर जन्मजात अधिगम, ऐसा अधिगम, ऐसी लर्निंग जो हमें बचपन से ना मिली हो, यानी कि जब हमने जन्म लिया था तो माँ के पेट से हमने ग्रहण ना किया हो, जबकि बाहर आकर ग्रहण की हो, ठीक है, उसे हम गैर जन्मजात अधिगम कहते हैं। वे अधिगम जो हमारे बचपन से हमारे साथ नहीं होती है, जन्म के बाद हम खेलते हैं, या जन्म के बाद जिसे हम सीखते हैं उसे गैर जन्मजात अधिगम कहते हैं। जैसे कि बांसुरी बजाना है, शतरंज खेलना है, तो ये तो जन्म के बाद ही सीखेगा ना बच्चा, तो इसे हम गैर जन्मजात अधिगम कहते हैं। इसे सीखने के लिए ऑप्शन ये है कि किसी तरह के बाहरी निर्देशन और आंतरिक प्रेरणा की जरूरत है। सम फ्रॉम ऑफ एक्सप्लिक्ट इंस्ट्रक्शंस एंड इंट्रिंसिक मोटिवेशंस आर रिक्वायर्ड। ऑप्शन बी है किसी भी तरह के बाहरी निर्देशन या प्रेरणा की जरूरत नहीं होती है। एनी काइंड ऑफ एक्सप्लिक्ट इंस्ट्रक्शंस और मोटिवेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड। ऑप्शन सी है कि बाहरी निर्देशन की ज़रूरत होती है लेकिन किसी तरह के प्रेरणा की ज़रूरत नहीं होती है। एक्सप्लिट इंस्ट्रक्शंस इज रिक्वायर्ड बट एनी काइंड ऑफ मोटिवेशन इज नॉट नीडेड। ऑप्शन बी है किसी भी स्रोत से बाहरी निर्देशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। एक्सप्लिक्ट इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम एनी सोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल, यानी कि किसी तरह के बाहरी निर्देशन और आंतरिक प्रेरणा की ज़रूरत है। तो गैर जन्मजात अधिगम होता है जैसे कि बांसुरी बजाना है, शतरंज खेलना है, क्रिकेट खेलना है, कोई भी गेम्स हो गए, तो उसे सीखना क्या होता है कि किसी तरह के बाहरी निर्देशन की और आंतरिक प्रेरणा की हमें ज़रूरत होती है। मतलब बाहर से अगर कोई हमसे बोलता है, सीखने के लिए कहता है, या फिर हमें ज़रूरत पड़ती है, या फिर हमें इनर मोटिवेशन आता है कि मुझे भी शतरंज खेलना आना चाहिए, मुझे भी बांसुरी बजाना बहुत पसंद है, मुझे भी सीखना चाहिए, तब बच्चा सीखता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें बाहरी निर्देशन और आंतरिक प्रेरणा की ज़रूरत होती है। हमारा एक्सप्लेनेशन भी कह रहा है कि जो गैर जन्मजात अधिगम होता है जैसे कि बांसुरी बजाना हो गया, शतरंज खेलना हो गया, इसको सीखने के लिए किसी तरह के बाहरी निर्देशन और जो आंतरिक प्रेरणा है उसकी ज़रूरत होती है। ठीक है, वहीं जो गैर जन्मजात अधिगम होता है उसको सीखने के लिए व्यक्ति को बाहरी आंतरिक दोनों प्रकार की प्रेरणा की आवश्यकता है। बिल्कुल सही बात है। अगर हम कुछ भी सीखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इनर और आउटर यानी कि बाहरी और आंतरिक दोनों प्रेरणा की ज़रूरत होगी, तभी हम उसे अच्छे से सीख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यार्थी सर्वाधिक बेहतर तरीके से किस प्रकार सीखते हैं। हाउ डू स्टूडेंट्स लर्न बेस्ट। ऑप्शन ए है कि केवल पाठ्य पुस्तकों द्वारा, थ्रू टेक्स्ट बुक्स ओनली, यानी कि विद्यार्थी बहुत अच्छे से सीखना चाहता है किसी भी चीज़ तो सबसे अच्छे तरीके से कैसे सीखेगा, सिर्फ पाठ्य पुस्तक से सीख लेगा, गलत हो जाएगा। एक तो केवल लग गया है तो सिर्फ पाठ्य पुस्तक से तो सीखेगा नहीं। ऑप्शन बी है केवल अध्यापक द्वारा कहे शब्दों को दोहराकर, बाय रिपीटिंग वर्ड्स ऑफ द टीचर्स ओनली, यानी कि जो टीचर ने कहा हमने वो दोहरा दिया हम सीख गए, बिल्कुल गलत बात है, केवल नहीं होगा। तीसरा है कि अपने आस पड़ोस से पारस्परिकता के द्वारा, बाई इंटरेक्टिंग विद देयर सराउंडिंग, बहुत अच्छा हमें ऑप्शन मिल गया। पर चौथा भी देख लेते हैं। चौथा कह रहा है निष्क्रिय नकल द्वारा, थ्रो पैसिव इमिटेशन, बहुत ही बकवास है। नकल के द्वारा हम सीख लेंगे, बताइए आप नकल करके कभी कुछ जीवन में सीख सकते हैं, बिल्कुल भी गलत बात है। ना तो हम सिर्फ पाठ्य पुस्तक से सीखेंगे, ना तो सिर्फ टीचर से, ना तो सिर्फ नकल से, तो ये सब बकवास है। से आंसर ऑप्शन सी ही हो जाएगा कि हम अपने आस पड़ोस से पारस्परिकता के द्वारा उनसे वार्तालाप करके उनके सराउंडिंग में हमारे जो भी लोग रह रहे हैं उनसे अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, सबसे अच्छा तरीका यही होता है सीखने का, अपने आस पड़ोस से पारस्परिकता के द्वारा। हमारे एक्सप्लेनेशंस भी कह रही है कि विद्यार्थी सबसे अच्छे तरीके से जब सीखता है जो अपने आस पड़ोस से वो पारस्परिकता के द्वारा सीखेगा। परिवार हो गया, आस पड़ोस हो गई, क्रीड़ा समूह हो गए, ये सब समाजीकरण की कैसी संस्थाएं होती हैं, प्राथमिक यानी कि पहली संस्थाएं होती है। आपसे एग्जाम में पूछा भी गया था कि समाजीकरण की कौन सी संस्थाएं पहली होती है, कितनी होती है और कौन कौन सी होती हैं, और द्वितीय कौन सी होती हैं। तो आप याद रखना कि समाजीकरण की दो अवस्थाएं होती है, प्राथमिक और द्वितीय। प्राथमिक संस्थाओं में हमारा परिवार आता है यानी फैमिली, आस पड़ोस आते हैं यानी नेबरहुड, क्रीड़ा समूह आता है, और ये सब होती है प्रथम। ठीक है, जहाँ एक विद्यार्थी बेहतर तरीके से पारस्परिकता के द्वारा सीख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रबल रूप से देश शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान के देश में सहायक है। पेडागोजिक्स विच आर डोमिनेंटली डैश एल टू डैश ऑफ नॉलेज। ऑप्शन ए है बाल केंद्रित सृजन, चाइल्ड सेंट्रिक कंस्ट्रक्शंस। ऑप्शन बी है अध्यापक केंद्रित सृजन, टीचर सेंट्रिक कंस्ट्रक्शन। ऑप्शन सी है बाल केंद्रित केवल पुनरुत्पादन, चाइल्ड सेंट्रिक
में रिप्रोडक्शन, और चौथा कह रहा है कि अध्यापक केंद्रित भजन यानी कि टीचर सेंट्रिक डिस्ट्रक्शन। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन ए बाल केंद्रित सृजन। ठीक है, प्रबल रूप से बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान के सृजन में सहायक होता है। हमारी एक्सप्लेनेशंस भी कह रही है कि प्रबल रूप से बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान के सृजन में क्या होता है, सहायक। बालक की जो इंटरेस्ट यानी रुचियाँ होती हैं, प्रवृत्तियाँ होती हैं, योग्यताएं होती हैं, क्षमताएं होती हैं, सबको ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करना ही बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती है। यानी कि हर बालक के अंदर अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, प्रवृत्तियाँ, योग्यताएं मतलब कैपेसिटी, एबिलिटीज़ होती हैं, तो इन सबको ध्यान में रखकर ही शिक्षा प्रदान की जाती है और वो शिक्षा ही बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती है। ये बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देता है, जिससे बच्चे ज्ञान का सृजन सहज रूप से करते हैं। और ये करता क्या है, ये बच्चों की जो अभिव्यक्ति होती है, उनकी सक्रिय भागीदारी होती है, उनको महत्व देता है, जिससे बच्चे क्या कर सके, सृजन सहज रूप से कर सके ज्ञान का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रकार विद्यार्थियों की अधिगम की प्रक्रिया में संलग्नता में बाधक बन जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप बिकम्स अ बैरियर टू स्टूडेंट एंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस। ऑप्शन ए है कि विद्यार्थियों के जीवन से आधारित कार्य देना, असाइनमेंट रिलेटेड टू स्टूडेंट्स लाइफ। ऑप्शन बी है विद्यार्थियों की रुचि आधारित कार्य देना, असाइनमेंट बेस्ड ऑन स्टूडेंट इंटरेस्ट। ऑप्शन सी है ऐसे कार्य देना जो विद्यार्थियों के लिए बहुत आसान हो, असाइनमेंट्स दैट आर टू इजी फॉर स्टूडेंट्स। और ऑप्शन डी है कि ऐसे कार्य देना जो विद्यार्थियों के विचारों के महत्व दें, यानी असाइनमेंट्स गिविंग वैल्यू टू स्टूडेंट्स ओपिनियन। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन सी कि ऐसे कार्य दे देना जो विद्यार्थियों के लिए बहुत आसान हो। देखो हमसे इसमें ये पूछ रहा था कि विद्यार्थियों की अधिगम की प्रक्रिया में संलग्नता में बाधक बन जाता है, यानी इसमें से कौन सा है जो बाधक बनेगा बच्चों के लर्निंग में। वही अगर बच्चों को बहुत ईजी क्वेश्चंस देंगे तो बाधा ही बन जाएगी ना। हमें बच्चों को ऐसे क्वेश्चंस देने चाहिए जो ईजी भी हों और हार्ड भी हों। हमारे एक्सप्लेनेशंस भी कह रहे हैं कि ऐसे कार्य दे देना जो कि विद्यार्थियों के लिए कैसे हों, बहुत इजी हों, तो वो क्या कहते हैं, उसके अधिगम की प्रक्रिया में बाधा बन जाते हैं। ठीक है, हमें इतने इजी कार्य नहीं देने चाहिए, जबकि विद्यार्थियों की रुचि आधारित कार्य देंगे और ऐसे कार्य देंगे जो विद्यार्थियों के विचारों को महत्व देंगे, तो ऐसे उसकी अधिगम की प्रक्रिया में क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे। ठीक है, तो हमें ऐसे कार्य देने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अधिगम किस प्रकार का होना चाहिए, व्हाट शुड द लर्निंग बी लाइक। ऑप्शन ए है अर्थपूर्ण और संदर्भित, मीनिंगफुल एंड कॉन्टेक्चुअलाइज्ड। ऑप्शन बी है असंदर्भित और अर्थहीन, डिकॉन्टेक्चुअलाइज्ड एंड मीनिंगलेस, तो मीनिंगलेस तो होता नहीं है। तीसरा है अर्थपूर्ण और असंदर्भित, मीनिंगफुल एंड डिकॉन्टेक्चुअलाइज्ड। और ऑप्शन डी है संदर्भित और अर्थहीन, यानी कि कॉन्टेक्चुअलाइज्ड एंड मीनिंगलेस, तो मीनिंगलेस नहीं होगा, दोनों से हटा दो। अर्थपूर्ण और संदर्भित होना चाहिए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, असंदर्भित का कोई मतलब नहीं है, संदर्भित होना चाहिए, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारे एक्सप्लेनेशन क्या है कि अधिगम यानी कि लर्निंग अर्थपूर्ण होनी चाहिए, मीनिंगफुल होनी चाहिए और संदर्भित। ठीक है, क्योंकि अधिगम सबसे ज़्यादा प्रभावशाली तब होगा जब अधिगम अर्थपूर्ण और संदर्भित होगा, यानी जब अधिगम ही अर्थपूर्ण नहीं होगा, अर्थहीन होगा, तो उसका महत्व ही क्या है। ठीक है, तो प्रभावशाली कैसे हो पाएगा, क्योंकि अर्थपूर्ण संदर्भित अधिगम में बच्चों को एक सकारात्मक माहौल मिलता है। बिल्कुल सही बात है, अगर बच्चों को एनवायरनमेंट ही पॉजिटिव नहीं मिलेगा तो कभी अच्छे से सीख नहीं पाएगा, इसीलिए पॉजिटिव एनवायरनमेंट जरूरी होता है, जिससे बच्चे जो होते हैं वो बेहतर ढंग से और सहज रूप से सीख सकें। इससे अधिगम के द्वारा बच्चे कैसे सीख पाएंगे, सक्रिय होकर सीख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि while the process of problem solving involves a lot of back and forth, it typically the first step in the process of problem solving process is, यानी कि हालांकि समस्या समाधान प्रक्रिया में अक्सर हम चरणों पर फेरबदल करते हैं, फिर भी औसतन रूप से समस्या समाधान प्रक्रिया का पहला चरण डेस होता है। ऑप्शन ए है कि उपयुक्त हल ढूंढना, फाइंडिंग अप्रोप्रिएट सोल्यूशन। ऑप्शन बी है समस्या का प्रस्तुतिकरण, रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम। ऑप्शन सी है समस्या की पहचान, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। ऑप्शन डी अपनाए गए समाधान का मूल्यांकन, इवेल्युएटिंग द सॉल्यूशन इम्प्लीमेंटेड। तो ये पूछ रहा है कि सबसे पहला चरण कौन सा है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समस्या की पहचान, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। ठीक है, चरणों में फेरबदल तो कर सकते हैं, फिर भी एक चरण ऐसा होता है जिसमें फेरबदल नहीं कर सकते, और इसका पहला चरण होता है समस्या की पहचान करना, क्योंकि जब हम समस्या की पहचान कर लेंगे तभी तो हम आगे कुछ कर पाएंगे।
हमारा एक्सप्लेनेशंस भी कह रहा है कि हालांकि समस्या समाधान की प्रक्रिया में अक्सर हम चरणों में फेरबदल कर लेते हैं, फिर भी औसतन रूप से जो समस्या समाधान की प्रक्रिया है उसका पहला चरण समस्या की पहचान करना ही होता है। यानी सबसे पहले हमें समस्या को पहचानना होता है, उसके बाद ही हम अगला स्टेप कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि समस्या समाधान विधि के सोपान या चरण कई सारे हैं, जैसे कि समस्या की पहचान करना और उनका चयन कर लेना, जैसे कि समस्या से संबंधित जो तथ्य हैं उनको एकत्रीकरण करना और उसकी व्यवस्था करना, साथ ही समस्या का जो महत्व है उसको भी स्पष्ट करना, तथ्यों की जांच और संभावित हलों का निर्माण करना, निर्णय करना, सामान्यीकरण और निष्कर्ष निकालना और निष्कर्षों का मूल्यांकन और समस्या का जो लेखा जोखा है वो भी बनाना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि even before entering formal education, children develop fairly rich understanding of their surrounding, including the objects and events they encounter in their एवरीडे लाइफ। अ टीचर शुड यानी कि औपचारिक शिक्षा में प्रवेश करने से पहले ही बच्चे अपने आस पड़ोस के बारे में, जैसे कि उन वस्तुओं और घटनाओं के बारे में जिससे कि वे समागम करते हैं और संपन्न समझ विकसित कर लेते हैं। साथ ही एक अध्यापक को उनकी इस तरह की समझ को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है कि पूरी तरह से नकार देना चाहिए, इग्नोर देयर अंडरस्टैंडिंग कम्प्लीटली। गलत है, मतलब ये है कि जो बच्चे हैं वो अपनी कुछ समस्याओं के बारे में पहले ही जान लेते हैं, कुछ घटनाओं के बारे में पहले ही समागम कर लेते हैं और उसके बारे में समझ है वो भी अच्छी खासी विकसित कर लेते हैं। तो इस तरह से उसके अध्यापिका को उसकी समझ को नकारना तो चाहिए नहीं भैया, नकारेंगे तो कैसे काम चलेगा। मानकीकृत पाठ्यक्रम से बदल देने का प्रयास करना चाहिए, अटेम्प्ट टू रिप्लेस इट विद स्टैंडर्ड स्कूल करिकुलम। तीसरा है कि उनके ज्ञान को अग्रसर करने के लिए महत्वपूर्ण समझना चाहिए, गिव इम्पोर्टेंस टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एडवांसिंग देयर नॉलेज। और चौथा कह रहा है कि अधिगम के लिए दोषपूर्ण और महत्वहीन मानना चाहिए, कंसीडर दिस अंडरस्टैंडिंग फ्यूलिटी एंड इरिलेवेंट फॉर लर्निंग। ये भी गलत है, इरिलेवेंट मान नहीं सकते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन सी ही हो जाएगा कि उनके ज्ञान को हमें आगे बढ़ाने के लिए यानी कि अग्रसर करने के लिए कैसा समझना चाहिए, महत्वपूर्ण समझना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सी ही सही हो जाएगा। बच्चों का ज्ञान काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है तो उसे नकारना नहीं चाहिए। हमारी एक्सप्लेनेशंस भी कह रही है कि औपचारिक शिक्षा में प्रवेश करने से पहले जो बच्चे होते हैं वो अपने आस पड़ोस के बारे में, जैसे कि वे वस्तुएं और घटनाएं हैं उनके बारे में क्या कर लेते हैं, समागम, एक संपन्न समझ विकसित कर लेते हैं। इसलिए अध्यापक को उनकी इस तरह की समझ को, उनके ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण समझना चाहिए। औपचारिक शिक्षा क्या होती है? अच्छा, औपचारिक शिक्षा जो होती है वो प्राप्त करने का स्रोत जो होता है वो विद्यालय होता है, स्कूल होता है और टीचर्स होते हैं। इसकी एक निश्चित सीमा भी होती है, यानी कि एक निश्चित लिमिटेड टाइम होता है। और जो औपचारिक शिक्षा होती है उसे प्राप्त करने का स्रोत फैमिली और समाज होता है, उसकी कोई भी निश्चित सीमा नहीं होती। यानी कि बेसिक शिक्षा जो हम लिमिटेड टाइम में और स्पेशल जगह पर जाकर ग्रहण करते हैं वो औपचारिक शिक्षा कहलाती है, जबकि जिसका कोई टाइम ही नहीं होता है और कहीं भी ग्रहण की जा सकती है यानी कि फैमिली और समाज के द्वारा, उसे हम अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेक्स्ट हमारा असर्शन है और रीज़न है। असर्शन है कि स्कूल्स शुड इग्नोर द इमोशनल साइड ऑफ लर्निंग। रीज़न है कि इमोशंस एंड कॉग्निशंस आर नॉट रिलेटेड, यानी कि विद्यालयों को अधिगम के संवेगात्मक पहलू को अनदेखा कर देना चाहिए। और हमारा तर्क है कि जो संवेग और संज्ञान है वे एक दूसरे से संबंधित नहीं है। तो हमें चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प चुनना है। ऑप्शन ए है कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि और दोनों सही हैं और आर एक की सही व्याख्या करता है। दूसरा है कि बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि और दोनों सही तो हैं लेकिन आर एक की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए तो सही है लेकिन आर गलत। और चौथा कह रहा है कि बोथ ए एंड आर फॉल्स, यानी और दोनों गलत हैं। सही आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन डी कि बोथ ए एंड आर फॉल्स, यानी कि और दोनों के दोनों ऑप्शन जो थे वो हमारे गलत थे। हमारे एक्सप्लेनेशंस भी कह रही है कि ए और आर दोनों गलत थे, क्योंकि अभिकथित नहीं था कि विद्यालय को अधिगम के संवेगात्मक जो पहलू होते हैं उनको देखा करना चाहिए, मतलब उन्हें जो करना इग्नोर कर देना चाहिए। तो गलत है ना कि विद्यालय को अधिगम के किसी भी पहलू को सहज रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए, उसे देखा नहीं करना चाहिए।
रखा था कि संवेग और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित नहीं है, ये भी गलत है, क्योंकि जो हमारे संवेग हैं और जो संज्ञान है एक दूसरे से कैसे होते हैं, अंतः संबंधित होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक, यानी कि एक दूसरे से संबंधित होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एजुकेशन शुड एम एट मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स फॉर डेस, यानी कि शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को डेस के लिए प्रेरित करना होता है। ऑप्शन ए है प्रतिस्पर्धा कॉम्पिटिशन, ऑप्शन बी है कंठस्थ स्मरण रोड मेमोराइजेशन, स्वतंत्र चिंतन इंडिपेंडेंट थिंकिंग, ऑप्शन डी है निष्क्रिय ज्ञान पुनरुत्पादन पैसिव नॉलेज रिप्रोडक्शन। से आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन सी स्वतंत्र चिंतन इंडिपेंडेंट थिंकिंग। ठीक है, शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को स्वतंत्र चिंतन के लिए क्या करना होता है, प्रेरित। एक्सप्लेनेशंस भी कह रही है कि हमारे एक्सप्लेनेशंस कह रही है कि शिक्षा का उद्देश्य जो विद्यार्थी होते हैं उनको स्वतंत्र चिंतन के लिए क्या करना होता है, प्रेरित। ठीक है, विद्यार्थी अच्छे से सोच समझ सके, स्वतंत्र इंडिपेंडेंट होकर थिंकिंग कर सके, इसके लिए प्रेरित करना होता है। साथ ही शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धा की बजाय उनमें सहयोग की भावना विकसित करना, कंठस्थ स्मरण के बजाय समालोचनात्मक चिंतन क्रिया पर बल देना, यानी कि लोगों में सहयोग की भावना विकसित हो, आपस में प्रेम से वो लोग रह सकें, उन्हें मेमोराइजेशन ना करनी पड़े रोट, वो कैसे करें, समालोचनात्मक चिंतन की प्रक्रिया पर बल दें, निष्क्रिय ज्ञान ना बने, उनका सक्रिय ज्ञान हो। ठीक है, इन सब के लिए प्रेरित करना चाहिए। चिंतन जो होता है वो ऐसी एक मानसिक प्रक्रिया होती है जो कि जितने भी प्राणी हो उन सभी में होती है। ठीक है, इससे वातावरण से मिलने वाली जो सूचनाएं होती हैं, इन्फॉर्मेशन होती है, उसको मानसिक जोड़ तोड़ या फिर किसी समस्या व समाधान के बीच के माध्यम की प्रक्रिया के रूप में कैसे देख सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं, जो सही अनुक्रिया का चुनाव करने में भी हमारी हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ कैन लर्निंग बी फैसिलिटेटेड, यानी अधिगम को कैसे सुसाधित किया जा सकता है। ऑप्शन ए है कि योग्यता के सत्व दृष्टिकोण को बढ़ावा देकर, प्रोमोटिंग इंटाइटी व्यू ऑफ एबिलिटी। ऑप्शन बी है कार्य के उद्देश्यों को विद्यार्थियों से साझा ना कर कर, नॉट शेयरिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टास्क विद लर्नर्स। ऑप्शन सी है विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाकर, इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन अमंग स्टूडेंट्स। ऑप्शन डी है कि चिंतन प्रतिवर्तन के मौके प्रदान करके, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर रिफ्लेक्शंस। से आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी ही। अधिगम को सुसाधित किस प्रकार कर सकते हैं, तो चिंतन प्रतिवर्तन के मौके प्रदान करके कर सकते हैं। ठीक है, हमारा एक्सप्लेनेशन भी कह रहा है कि अधिगम यानी कि लर्निंग को चिंतन प्रतिवर्तन के मौके प्रदान करके हम कैसे कर सकते हैं, सुसाधित कर सकते हैं। और ये 10 जनवरी को पूछा गया था। जो चिंतनशील सोच होती है वो आलोचनात्मक सोच का क्या होती है, एक रूप होती है जो कि अनुभव और निर्णय लेने की क्षमता को क्या करती है, दर्शाते हैं। जॉन डेवी की लोकप्रिय पुस्तक है कि हाउ वी थिंक, इसमें चर्चा भी की गई है कि अवधारणा, संकल्पनाएं और निर्णय को परिवर्तित करने वाली क्या होती है, संक्रिया है, जो कि विशेष रूप से विभिन्न समस्याओं के समाधान से जुड़ी हुई होती है। इसलिए चिंतन प्रतिवर्तन के लिए छात्र को अवसर यानी कि अपॉर्चुनिटीज जो होती हैं वो भी उपलब्ध करवाना चाहती हैं। ठीक, आज हम बात करेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में जो हमारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है कि समावेशन को समुन्नत करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। टू प्रमोट इंक्लूजन अ टीचर शुड, ऑप्शन ए है प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहित करना चाहिए, इंकरेज कॉम्पिटिशन। ऑप्शन बी है कि अध्यापक केंद्रित शिक्षण शास्त्र विधियों को क्रियान्वित करना चाहिए, इम्प्लीमेंटेड टीचर सेंटर्ड पेडागोजी। ऑप्शन सी है व्यक्तित्व विभिन्नताओं की अनदेखी करनी चाहिए, इग्नोर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। और ऑप्शन डी है अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प डिजाइन को क्रियान्वित करना चाहिए, प्रैक्टिस यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। से आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन डी कि अधिगम के सार्वभौमिक विकल्प यानी डिजाइन को क्रियान्वित करना चाहिए। ठीक है, समावेशन को सम्मानित करने के लिए अध्यापक ये कर सकते हैं। प्रतियोगिता को कभी भी प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप कंपटीशन को इंकरेज करेंगे तो बच्चे कभी सीख नहीं पाएंगे, वो हमेशा कंपटीशन ही करते रह जाएंगे। साथ ही अध्यापक केंद्रित शिक्षण शास्त्र विधियों को क्रियान्वित नहीं करना चाहिए, हमें स्टूडेंट्स केंद्रित जो शिक्षण शास्त्र ऐसी विधि अपनानी चाहिए, ना कि अध्यापक केंद्रित। व्यक्तित्व विभिन्नताओं को अनदेखा करना हमारा कर्तव्य नहीं है, हमें तो व्यक्तित्व विभिन्नताओं को उनकी जो है कभी भी अनदेखा नहीं करना चाहिए, हमें तो उनकी भिन्नताओं के बारे में समझना चाहिए, उसके आधार
ठीक है, उन्हें अनदेखा नहीं करना चाहिए, उन्हें आगे लेकर आना चाहिए कैसे क्या होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखिए, अधिगम के सार्वभौमिक विकल्प एंड डिजाइन को हमें क्या करना चाहिए, क्रियान्वित। हमारी एक्सप्लेनेशंस भी कह रही है जो समावेशी कक्षा होती है वो उस शिक्षा प्रणाली को संदर्भित करता है जिसमें शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषाई और अन्य विकलांग स्थितियों की परवाह किए बिना सभी बच्चों को क्या किया जाता है, शामिल। एक समावेशी कक्षा केवल जो विकलांग बच्चे होते हैं उन तक सीमित नहीं होती है। मतलब ऐसा नहीं होता है समावेशी कक्षा में इसकी सिर्फ विकलांग है जिसमें कोई डिसेबिलिटी है वही शामिल हो, इसमें प्रतिभाशाली बच्चे भी शामिल हो सकते हैं। यानी कि इसमें साधारण बच्चे और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे दोनों को एक साथ शामिल किया जा सकता था। वही शिक्षा समावेशी शिक्षा कहलाती है जिसमें सामान्य और विशेष बच्चे एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं और ऐसी शिक्षा ग्रहण वाले कन्या कक्षा को हम समावेशी कक्षा कहते हैं। इसमें प्रतिभाशाली बच्चे आ सकते हैं, आर्थिक रूप से वंचित बच्चे मतलब जिन्हें आर्थिक रूप से सुविधा ना मिली उनसे वंचित बच्चे आ सकते हैं, दूरस्थ आबादी के बच्चे, जाति, भाषाई और जो सांस्कृतिक अल्पसंख्यक हैं उनसे संबंधित बच्चे भी आ सकते हैं तथा जो अन्य दलित समूह के बच्चे हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। तथा समावेशन को सम्मानित करने के लिए जो अध्यापक हैं उनको कई सारी चीज़ें करनी चाहिए, जैसे कि अधिगम के सार्वभौमिक विकल्प एंड डिजाइन को क्रियान्वित करना चाहिए, शिक्षक को छात्रों के जो मानसिक स्तर है उसके अनुरूप उपयुक्त शिक्षोपकरण, सहायक शिक्षण सामग्री और शिक्षण विधियों का भी प्रयोग जो है वो करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा असर्शन है और रीजन वाला है। असर्शन कह रहा है कि फॉर सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंक्लूड एस्पेक्ट्स ऑफ देयर कल्चर थ्रू वेरियस एक्टिविटीज। रीजन हमारा है कि सेंस ऑफ बिलोंगिंग फैक्टर्स fosters the motivations to learn। चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प चुनना है। अभिकथन ये है कि जो वंचित समूह के विद्यार्थी होते हैं उनके समावेशन को सफल बनाने के लिए महत्वपूर्ण है कि उनकी जो संस्कृति है उसके पहलुओं को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से शामिल करें। अब बताओ ये वाला सही है कि नहीं सही है। तर्क कह रहा है कि जो अपनापन होता है उसका बोध सिखाने के लिए अभिप्रेरित करता है, तो हमें सही विकल्प चुनना है। ऑप्शन है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यानी कि जो ए और आर है दोनों सही हैं, जो आर है वो ए की सही व्याख्या है करता है। नेक्स्ट है कि बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यानी कि ए और दोनों सही तो हैं लेकिन आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। थर्ड है ये इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये तो सही है लेकिन आर गलत है। फोर्थ है कि बोथ ए एंड आर फॉल्स, यानी ये और दोनों कैसे हैं, गलत हैं। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन एक की ए और दोनों सही हैं और आर एक की सही व्याख्या कर रहा है। यानी जो वंचित समूह के विद्यार्थी हैं उनके समावेशन को सफल बनाने के लिए महत्वपूर्ण होता है कि उनकी संस्कृति के पहलुओं को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से शामिल करें। बिल्कुल सही बात है और इसका कारण भी सही है कि अपनेपन का बोध सिखाने के लिए अभिप्रेरित करता है। ठीक है, हमारी एक्सप्लेनेशंस भी कह रहा है कि वंचित समूह के विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए महत्वपूर्ण होता है कि उनकी संस्कृति के पहलुओं को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से क्या किया जाए, शामिल। क्योंकि इससे क्या होता है कि अपनेपन का बोध सीखने के लिए वो प्रेरित करता है। साथ ही अभिप्रेरणा विद्यार्थियों को सीखने के लिए लगातार क्रियाशील रखती है। इसका कार्य बच्चों को क्रिया विशेष करने की ओर धकेलना ही नहीं बल्कि उसमें एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न करना होता है जो लगातार क्रियाशील रहती है। वंचित बच्चों को भी प्रेरित करके उन्हें शिक्षित कर सकते हैं चाहे वे किसी भी संस्कृति के क्यों ना हो। इस तरह से ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यूज ऑफ नेसेसरी optical adds and adaptations like large font size, magnifiers, etc. are especially important for inclusion of student with यानी कि प्रकाशिक सहायक सामग्री और अनुकूलन जैसे कि फंट का बड़ा आकार, शब्दों का बड़ा आकार, आवर्धक सामग्री आदि कौन से विद्यार्थियों के समावेशन के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है दृष्टि की आंशिक क्षति, पार्टिकल लॉस ऑफ साइट। ऑप्शन बी है श्रवण बाधिक, हेयरिंग इम्पेयरमेंट। ऑप्शन सी है संवेदी बंधिक, सेंसरी इम्पेयरमेंट। ऑप्शन डी है दृष्टि की समग्र कुल क्षति, टोटल लॉस ऑफ साइट। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन ए दृष्टि की आंशिक क्षति यानी पार्टिकल लॉस ऑफ साइट। ठीक है, हमारा एक्सप्लेनेशंस भी कह रही है
की प्रकाशिक सहायक सामग्री और अनुकूलन, जैसे कि फंट का बड़ा आकार यानी शब्दों का बड़ा आकार, सहायक सामग्री आदि। दृष्टि की आंशिक क्षति विद्यार्थियों के समावेशन के लिए विशेष रूप से कैसी होती है? महत्वपूर्ण, क्योंकि दृष्टि की महत्वपूर्ण हानि के कारण उत्पन्न होने वाली स्थिति को संदर्भित करती है। इसमें आंशिक व पूर्ण दृष्टिबाधित वाले बच्चे जो होते हैं वो शामिल होते हैं, भले ही वे सुधारात्मक चश्मे का उपयोग करते हों। ठीक है, भले ही किसका प्रयोग करते हो? सुधारात्मक चश्मे का। दृष्टि हानि के प्रकृति और मात्रा प्रत्येक बच्चों में कैसी होती है? अलग अलग। इसीलिए प्रभावी ढंग से सीखने के लिए जो दृष्टिबाधित होते हैं वैसे छात्रों को दृष्टि हानि के प्रकार और मात्रा के आधार पर शिक्षण अधिगम प्रभावों और सामग्रियों के लिए विशिष्ट अनुकूलन की क्या हो सकती है? आवश्यकता हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वलीनता विकार से जूझ रहे ऑटिज्म विद्यार्थियों की प्रायः कौन सी दृढ़ समर्थकता है? यानी कि स्टूडेंट्स हैविंग ऑटिज्म ऑफन कैरी स्ट्रेंथ ऑफ देयर्स। ऑप्शन बी है कि विवरणों के प्रति सजगता, ध्यान देना, पेइंग अटेंशन टू डिटेल। ऑप्शन बी अपनी भावनाओं के अभिव्यक्ति, एक्सप्रेसिंग देयर इमोशंस। ऑप्शन सी है प्रखर संप्रेषणात्मक कौशल, एडवांस्ड कम्युनिकेशन स्किल्स। और ऑप्शन डी है कि एक कार्य से दूसरे कार्य की ओर आसानी से जाना, ईजिली स्विचिंग फ्रॉम वन टास्क टू अनदर। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन ए कि विवरणों के प्रति सजगता यानी कि ध्यान देना। स्वलीनता विकास से जूझ रहे यानी ऑटिज्म विद्यार्थियों की प्रायः दृढ़ समर्थता होती है विवरणों के प्रति सजगता यानी कि ध्यान देना। हमारा एक्सप्लेनेशन भी कह रहा है कि ऑटिज्म यानी कि स्वलीनता विकार, जिसे हम आमतौर पर कहते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इसके रूप में जानते हैं। ये एक न्यूरोलॉजिकल विकासात्मक विकलांगता होती है और एक जटिल स्थिति होती है। इसमें बच्चों के संचार कौशल, एकाग्रता की कमी को प्रभावित किया जाता है और उनके हितों को क्या किया जाता है? सीमित। और वे एक दोहरावदार व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं या फिर वे अपने कार्यों और शब्दों को दोहराते रहते हैं। सब उनमें क्या होता है कि एक होता है जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है, इसमें जो जटिल चीजें होती है वो सही से उसको नहीं समझ पाता है, एकाग्रता की उनके अंदर कमी होती है और सिर्फ हितों तक ही वो सीमित रहते हैं। ठीक है, वे कार्यों और शब्दों को दोहराते रहते हैं और ये विकास संबंधी विकार के जो लक्षण हैं वो जन्म के कुछ महीनों बाद से दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, जो 3 वर्ष की आयु तक हमें दिखाई देते हैं। हर ऑटिस्टिक बच्चा अद्वितीय होता है। ये जरूरी नहीं कि उनका बोलचाल अन्य ऑटिस्टिक बच्चों के समान होना चाहिए। ठीक है, जो स्वलीनता से बच्चे जूझ रहे होते हैं उन्हें विवरणों के प्रति कैसे रखनी चाहिए? सजगता, जिससे वे सामान्य लक्षण और व्यवहार को प्रदर्शित नहीं करते। कुछ बच्चों को केवल कुछ होते हैं जिन्हें बोलने में कठिनाई होती है, जबकि कुछ को चलने में और कुछ को लिखने में। यानी कि जितने भी बच्चे होते हैं सेम नहीं होते हैं, सब में अलग अलग डिसऑर्डर आपको दिखाई देंगे। किसी को बोलने में होगा, किसी को लिखने में होगा, किसी को चलने में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा में जब भी सवाल प्रस्तुत किया जाता है राखी उस सवाल के लिए अनेक नवाचारी समाधान प्रस्तुत करती है। ये राखी के किस पक्ष की ओर संकेत करता है? Whenever presented with a problem, राखी comes up with multiple novel solutions for that problem. This indicates that राखी, ऑप्शन ए है कि विशेष प्रतिभा वाली विद्यार्थी है, इज अ स्टूडेंट विद गिफ्टनेस। ऑप्शन बी है कि औसत समझ वाली विद्यार्थी है, हैज एवरेज अंडरस्टैंडिंग। ऑप्शन सी है कि अवधारणात्मक स्पष्टता की उसके अंदर कमी है, इज फेसिंग लैक और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। ऑप्शन डी है कि अच्छे रूप से विश्वस्त है, इज ओवर कॉन्फिडेंट। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन एक, वो विशेष प्रतिभा वाली विद्यार्थी है। मतलब जब भी कक्षा में कोई भी सवाल जो है वो प्रस्तुत करते हैं तो राखी क्या होती है, उस सवाल को अच्छे से मतलब सबसे आगे उसका समाधान सबसे पहले प्रस्तुत करती है। तो जो बच्चे होते हैं विशेष प्रतिभा वाले वो ही ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो विशेष प्रतिभा वाली ये राखी इसलिए हर काम में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। वो एक्सप्लेनेशन भी कह रहे हैं कि कक्षा में जब भी सवाल प्रस्तुत किए जाते हैं तब राखी उस सवाल के लिए अनेक नवाचारी समाधान प्रस्तुत करती है। मतलब एक प्रॉब्लम के वो कई सारे सॉल्यूशन लेकर आ जाती है। ये राखी की जो विशेष प्रतिभा वाले विद्यार्थी पक्ष है उसकी ओर क्या करता है? संकेत। प्रतिभाशाली बालक या बालिका सामान्य बालक बालिकाओं से श्रेष्ठ होते हैं। मतलब नॉर्मल सी बात है कि जो प्रतिभाशाली बालक बालिकाएं होंगे वो नॉर्मल बालकों से डिफरेंट होंगे। ठीक है, ये
बुद्धि लब्धि 120 से ऊपर की होती है। ये बालक एक साधारण बालक से अधिक योग्य होते हैं। एक जितना नॉर्मल बालक होता है उससे ज़्यादा योग्य होते हैं। ये बालक साधारण बालक की कक्षा में अरुचि को महसूस करते हैं और कक्षा में कोई उत्तेजना है वो उन्हें नहीं मिलती है। जैसे कि टर्मन और ऑर्डर ने उन्होंने भी कहा है कि प्रतिभाशाली बालक शारीरिक गठन, सामाजिक समायोजन, व्यक्तित्व के लक्षणों, विद्यालय की उपलब्धि, खेल की सूचनाएं और रुचियों की बहुरूपता में कैसे होते हैं, सामान्य बालकों से बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ ये होते हैं। ऐसे बालक जिनकी औसत आयु जो होती है बहुत अधिक होती है, विशेष प्रतिभा वाले विद्यार्थी कहे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा असर्शन और रीजन वाला है। असर्शन है कि टीचर शुड चूज pedagogy and content which wides formation of new knowledge and advance higher order skills among students. रीजन कह रहा है कि चिल्ड्रन हैव एबिलिटी टू कंस्ट्रक्ट एंड इंटरप्रेट न्यू नॉलेज। तो हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। अध्यापक को ऐसी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों और विषय वस्तु का चयन कर लेना चाहिए जो कि विद्यार्थियों में नवीन ज्ञान के सृजन और उच्च क्रमणीय कौशल को समुन्नत करने का कार्य करती है। जबकि तर्क है कि बच्चों में नवीन ज्ञान के सृजन और उसकी व्याख्या करने की क्या होती है, योग्यता होती है। तो हमें सही विकल्प चुनना है। पहला है कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि ई और आर दोनों सही हैं और आर जो है वो ए की क्या कर रहा है, सही व्याख्या। दूसरा है कि बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी और दोनों सही तो हैं लेकिन सही व्याख्या नहीं कर रहे हैं। थर्ड है कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, यानी ये वाला तो सही है लेकिन आर वाला गलत है। और फोर्थ कह रहा है कि बोथ ए एंड आर फॉल्स, यानी ये और दोनों गलत हैं। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन ए कि ए और आर दोनों सही हैं और जो आर है वो एक ही क्या कर रहा है, सही व्याख्या। हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि अध्यापक विषय अनुसार तथा परिस्थिति के अनुसार जो विभिन्न शिक्षण युक्तियाँ हैं उनका प्रयोग कर शिक्षण को प्रभावशाली और सुगम बना सकते हैं। ठीक है, मतलब कई सारी जो हैं वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल का प्रयोग करके हम जो टीचिंग है उसको बहुत ही इफेक्टिव बना सकते हैं। अध्यापक को ऐसी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियाँ और जो विषय वस्तु है उसका चयन कर लेना चाहिए जो कि विद्यार्थियों में नए ज्ञान के सृजन और उच्च क्रमी को समुन्नत करने का क्या करे, कार्य करती है। ठीक है, क्योंकि बच्चों में नवीन ज्ञान के सृजन और उसकी व्याख्या करने की उसके अंदर योग्यता होती है। शिक्षण युक्तिया विषय को समझने में जो छात्र होते हैं उनको क्या प्रदान होती है, सरलता। विभिन्न युक्तियों के प्रयोग से ज्ञान का संप्रेषण छात्र की ओर तीव्र गति से यानी बहुत ही तेजी गति से होता है और छात्र कम से कम समय में अधिक ज्ञान को क्या कर लेते हैं, अर्जित। इसके साथ ही साथ जो शिक्षण युक्तियाँ होती हैं वो बच्चों में इंटरेस्ट को भी जागृत करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि माया ए 14 years old girl learns to paint by watching YouTube videos on a young painter. She believes that she is capable of painting and follows the producers diligently. Maya's learning can be termed as, यानी कि 14 वर्ष की जो माया है वो एक युवा चित्रकार के वीडियो हमारे YouTube पर देखकर पेंटिंग करना सीखती है। आजकल तो आप लोग देख रहे होंगे कि जो कोई होता है वो YouTube पर देखकर सीख लेता है, मतलब खाना बनाना हो, पेंटिंग हो, डांस हो, टीचिंग हो, मतलब जैसे आप पढ़ रहे हैं वैसे बाकी पढ़ना हो तो ये सब चीज़ें यूट्यूब पर देखकर सीख ली जाती है। तो ऐसी 14 वर्षीय माया है वो भी युवा चित्रकार के वीडियो देखती है और यूट्यूब पर देखकर पेंटिंग करना सीख लेती है और भी इस बात पे विश्वास भी करने लगी है कि वो पेंटिंग करने की क्षमता रखती है और सचेतता के साथ प्रक्रियाओं का अनुसरण करती है। तो माया के अधिगम को एक कौन सी संज्ञा दी जाती है? ऑप्शन ए है सहयोगात्मक अधिगम, कोलैबोरेटिव लर्निंग। ऑप्शन बी है निष्क्रिय अनुकरण, पैसिव इमिटेशन। ऑप्शन सी है अवलोकनात्मक अधिगम, ऑब्जर्वेशन लर्निंग। ऑप्शन डी है परासंज्ञान, मेटाकॉग्निशन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑब्जर्वेशन लर्निंग, अवलोकन अधिगम। ठीक है, हमारा एक्सप्लेनेशन भी कह रहा है कि 14 वर्ष की जो माया है वे एक युवा चित्रकार की वीडियो यूट्यूब पर देखती है और पेंटिंग करना सीखती है। तो इस बात में विश्वास करती है कि पेंटिंग करने की उसके अंदर क्या है, क्षमता है और वे सचेतता के साथ प्रक्रियाओं का भी क्या कर रही है, अनुकरण। माया ने अधिगम को अवलोकनात्मक अधिगम की संज्ञा दी है। साथ ही अवलोकनात्मक अधिगम जो होता है वो होता क्या है, दूसरे के व्यवहार को देखकर जब हम सीखने की प्रक्रिया होती है तो वही अवलोकनात्मक कहलाता है।
ठीक है। ये दूसरों द्वारा निष्पादित आदर्श व्यवहार को देखने, बनाए रखने के लिए और दोहराने के रूप में भी होती है। ये नकल से अलग होता है और पर्यवेक्षक मॉडल के व्यवहार को नकल और पुनः पेश करता है। यानी कि ये नकल करना एक तरह से नहीं होता है, जैसा देखो वैसा करो, ये उसकी तरह से मतलब ये होता है कि पर्यवेक्षक मॉडल के व्यवहार को नकल करता है, मतलब उसे अच्छे से सीखता है। अवलोकन संबंधी अधिगम में हम जो सोचते हैं, जो न्याय करते हैं, और न केवल कुछ चीज़ें करने के लिए सोचते हैं, बल्कि होता क्या है कि हमें बताते कि भी हैं कि हमारे कार्य का जो परिणाम है वो क्या होगा। अवलोकन द्वारा अधिगम मानव अधिगम की एक सामान्य और प्राकृतिक विधि होती है, तथा माया ने अधिगम को अवलोकनात्मक अधिगम की जो है वो संज्ञा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लर्निंग हैपेंस मोर इफेक्टिवली इफ, यानी कि जो अधिगम है वो अधिक प्रभावशाली रूप से होता है अगर ऑप्शन ये है कि कक्षा का वातावरण भय मुक्त हो, यानी क्लासरूम एनवायरनमेंट इज फियरलेस। ऑप्शन बी है कि अध्यापक विद्यार्थियों के अधिगम संबंधित व्यक्तिगत अंतरों को अनदेखा कर दे। टीचर इग्नोर्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस रिलेटेड टू लर्निंग अमंग स्टूडेंट्स। ऑप्शन सी है कि पढ़ाई की जो विषय वस्तु है बहुत जटिल और अमूर्त है। कंटेंट टॉट इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड अब्स्ट्रैक्ट। ऑप्शन डी है कि विद्यार्थियों के मतों को प्रत्येक की व्याख्या के दौरान ना अपनाया जाए। स्टूडेंट ओपिनियंस आर नॉट अकाउंटेड इन द डिस्कशंस ऑफ कॉन्सेप्ट। से आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन ए कि कक्षा का वातावरण अगर भय मुक्त होता है, यानी भय से अलग होता है, तो अधिगम बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रूप से होता है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारे एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि जो अधिगम यानी कि लर्निंग होती है उसका माहौल छात्र की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। साथ ही बैठने, प्रकाश, शोर और यहाँ तक कि रंग सहित कई कारक जो होते हैं वो अधिगम की क्षमता को भी इफेक्ट करते हैं। सकारात्मक सीखने के माहौल में अध्ययन करने वाले छात्रों को अधिक प्रेरित, व्यस्त और उच्च सामग्री सीखने की क्षमता वालों को क्या करता है, दिखाया जाता है। दूसरी ओर खराब वातावरण में सीखने वाले छात्र जो असुविधाजनक शोर से या ध्यान भटकने वाले होते हैं, उनके लिए जानकारी को अवशोषित करने और लगे रहने में कई अधिक कठिनाई जो है वो होती है। इस प्रकार अधिगम अधिक प्रभावशाली तब होगा जब कक्षा का वातावरण कैसे होगा, भय मुक्त और स्वतंत्र होगा था। पढ़ाई की विषय वस्तु कैसी हो जाएगी, सरल और मूर्त होनी चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी प्रोमोटेड अमोंग स्टूडेंट्स, यानी विद्यालय में कैसे विद्यार्थियों में समुन्नत करना चाहिए। ऑप्शन ए है कंठस्थीकरण, रटने की प्रवृत्ति, रोड मेमोराइजेशन। ऑप्शन बी है समालोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग। ऑप्शन सी है कार्यात्मक जड़ता, फंक्शनल फिटनेस। ऑप्शन डी है अभिसारी चिंतन, कॉन्वर्जेंट थिंकिंग। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन बी क्रिटिकल थिंकिंग यानी समालोचनात्मक चिंतन। निम्न में से किसे तो समालोचनात्मक चिंतन में विद्यार्थियों में क्या होना चाहिए, समुन्नत करना चाहिए। हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि समालोचनात्मक चिंतन को विद्यार्थियों में समुन्नत करना चाहिए। और आलोचनात्मक चिंतन का शाब्दिक अर्थ होता है किसी विषय वस्तु पर आलोचना के साथ क्या करना, चिंतन करना। अर्थात किसी विषय वस्तु का अर्थ, अवधारणा, पक्ष, विपक्ष, उसके गुण, अवगुण इत्यादि सभी पक्षों पर विचार करना ही जो होता है वो आलोचनात्मक चिंतन का अर्थ होता है। अवलोचनात्मक चिंतन अथवा समालोचनात्मक चिंतन को हम अपसारी चिंतन भी कहते हैं। जो आलोचनात्मक और समालोचनात्मक चिंतन होती है उसको हम क्या कहते हैं, अपसारी चिंतन कहते हैं। और समालोचना चिंतन की कई सारी विशेषताएं हैं, जैसे कि यह चिंतन निष्पक्षता प्रदर्शित करता है, अर्थात ये गुण और दोष का क्या करता है, निष्पक्ष मूल्यांकन करता है। साथ ही जो आलोचनात्मक चिंतन है इसमें वैज्ञानिक प्रकृति के ये होते हैं, इसमें कारण, कार्य और संबंध का क्या होता है, विशेष महत्व। साथ ही ये वस्तुनिष्ठता और विषयनिष्ठता में समझ जिसको क्या करते हैं, प्रोत्साहित। आलोचनात्मक चिंतन जो होता है वो समाज को पूर्वग्रह मुक्त बनाने में भी क्या करता है, भागीदारी निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसीड्यूर इन विच अ प्रिस्क्राइब्ड स्टेप बाय स्टेप मेथड शुड बी फॉलोड इज एन, यानी कि वह कौन सी समस्या समाधान की प्रक्रिया है इसमें से जिसमें निर्धारित चरण दर चरण विधि का क्या करता है, अनुसरण। ऑप्शन ए है एनालॉजी, अनुरूपी सोच। ऑप्शन बी है हेरिस्टिक यानी कि अनुमानना। ऑप्शन सी है प्रयत्न त्रुटि यानी कि ट्रायल एंड एरर। ऑप्शन डी है एल्गोरिदम यानी कि कलन विधि। सेंस हो जाएगा ऑप्शन डी कलन विधि यानी एल्गोरिदम। ठीक है, वह
कलन विधि समस्या समाधान की प्रक्रिया है जिसमें निर्धारित चरण दर चरण विधि का क्या करते हैं, अनुसरण किया जाता है। हमारे एक्सप्लेनेशन भी कह रहे हैं कि जो कलन विधि होती है यानी जो एल्गोरिथम होता है, ये समस्या समाधान यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है, एक प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया होती है जिसमें कुछ निर्धारित चरण होते हैं। चरण दर चरण विधि का हम अनुकरण करते हैं। साथ ही कलन विधि एक प्रकार का सूत्र भी होती है जो किसी भी सवाल को हल किया जाता है जिसके द्वारा। इस प्रक्रिया में कुछ सीमित हमारे पास नियम होते हैं और नियमों को हम एक के बाद क्या करते हैं कि लिखते हैं और ये नियम किसी प्रक्रिया को दर्शाते हैं। साथ ही एल्गोरिथम जो होता है वो क्रम के अनुसार चरण दर चरण भी कार्य करता रहता है और अंतिम में क्रम जो होता है इसका बीच में सारे क्रम अलग अलग कार्य भी करते हैं। इससे छात्र किसी समस्या का समाधान बिना किसी त्रुटि के भी कर सकता है। इस कलन विधि जो एल्गोरिथम होता है इसकी सीरीज ऑफ स्टेप्स भी कहते हैं। किसे क्या कहते हैं, सीरीज ऑफ स्टेप्स। नेक्स्ट कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी कि इसमें से वो कौन सा कथन है जो अधिगम के लिए आकलन के संबंध में सही है। ऑप्शन ए है कि भेद पैदा करने के लिए कॉपी में सभी त्रुटियों पर लाल स्याही से घेरा बना देना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए कि ऑल एरर्स मस्ट बी मार्क्ड विद रेड सर्कल्स इन द नोटबुक इन द इंड्यूस स्फीयर। ऑप्शन बी है कि विद्यार्थी के अधिगम के बारे में जानने के लिए त्रुटियों को एक अवसर के रूप में लेना चाहिए। एरर शुड बी यूज्ड एज अपॉर्चुनिटीज टू नो अबाउट स्टूडेंट्स लर्निंग। ऑप्शन सी है कि सहपाठी आकलन का प्रयोग एक दूसरे को प्रतिपुष्टि देने के लिए किया जा सकता है। पीयर असेसमेंट कैन बी यूज्ड एज अ वे ऑफ फीडबैक टू ईच अदर। ऑप्शन डी है कि विद्यार्थियों द्वारा किए गए त्रुटियों के प्रतिरूपों के प्रति अध्यापक को सजग होना चाहिए। पैटर्न्स इन स्टूडेंट्स एरर्स मस्ट बी टेकन केयर बाय द टीचर्स। ऑप्शन ए आई एंड फर्स्ट एंड सेकंड, यानी ये पहला और दूसरा दोनों सही है। ऑप्शन बी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ओनली, यानी पहले दूसरे और तीसरे सिर्फ सही है। तीसरा कह रहा है कि थर्ड एंड फोर्थ ओनली, केवल तीसरा और चौथा सही है। चौथा कह रहा है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ओनली, केवल दूसरा तीसरा और चौथा सही है। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन डी की ओनली सेकंड थर्ड एंड फोर्थ वाला सही है। ठीक है, हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि जो अधिगम है यानी कि लर्निंग है, इसके आकलन में सीखने की प्रक्रिया को बच्चा कितना सीखा है, इससे हम बच्चों के सीखे हुए जो ज्ञान है तथा बच्चों के अंदर सृजन किए जो ज्ञान है उसको क्या करते हैं, मापते हैं। साथ ही इसे अधिगम का हम आकलन भी कहते हैं। यानी छात्र एक समय सीमा में कितनी जानकारी प्राप्त करता है, इसको जानना अधिगम को आकलन होता है। साथ ही शिक्षक पढ़ाते हैं और छात्र पढ़ते हैं। इस माध्यम से छात्र अवधारणा, सूचनाएं, कई तरह की जानकारियाँ, कौशल छात्रों में शिक्षा के अनुरूप जो है वो भी आते रहते हैं और तब हम एक खास समय के बाद जानने का भी प्रयास करते हैं कि छात्र ने कितना सीखा है। ये अधिगम के लिए आकलन है और अधिगम के लिए आकलन में कई सारी बातें आती हैं, जैसे कि जो विद्यार्थी होते हैं उनके अधिगम के बारे में जानने के लिए त्रुटियों को एक अवसर के रूप में लेना चाहिए। ठीक है, जो विद्यार्थी होते हैं वो उन्होंने कितना जाना उसको हम कैसे लेंगे, एक अधिगम के रूप में, मतलब एक अवसर अपॉर्चुनिटीज़ के रूप में। सहपाठी आकलन का प्रयोग एक दूसरे को प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक देने के लिए भी कह सकते हैं। विद्यार्थियों द्वारा की गई जो त्रुटियां एरर्स हैं उसके प्रतिरूपों के प्रति अध्यापक को भी क्या होना चाहिए, सजग होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा असर्शन और रीजन वाला है। असर्शन है कि स्कूल शुड कंसीडर एंड कैटर टू द इमोशनल साइड ऑफ लर्निंग। रीजन है कि इमोशंस आर इनसेपरेबल फ्रॉम कॉग्निशन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यानी कि विद्यालयों को सीखने की प्रक्रिया में भावनात्मक पहलू को ध्यान में रखना और पोषित करना चाहिए। और तर्क है कि भावनाएं कैसी होती हैं, संज्ञान से पृथक यानी कि अलग नहीं है। ऑप्शन ए है कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि और दोनों सही तो है और ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि और दोनों सही तो है लेकिन सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तीसरा है कि इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए तो सही है लेकिन आर गलत है। चौथा कह रहा है कि बोथ ए एंड आर फॉल्स, यानी और दोनों गलत हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि और दोनों सही है और सही व्याख्या करते हैं।
हमारे एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि उपयुक्त अभिकथन ए तथा तर्कार दोनों सही हैं तथा आर एक की सही क्या कर रहा है व्याख्या। विद्यालयों को सीखने की प्रक्रिया में जो भावनात्मक पहलू हैं उसको ध्यान में रखना और पोषित करना चाहिए, क्योंकि भावनाएं जो होती हैं वो संज्ञान से अलग नहीं होती हैं। ठीक है, भावनाओं को संज्ञान से अलग नहीं किया जा सकता। भावनाएं एक उत्तेजना के लिए एक सन्निहित प्रतिक्रिया होती है और सकारात्मक में नकारात्मकता की निरंतरता के साथ अनुभव जो है वो की जाती हैं। सीखने के माहौल में भावनाएं सीखने और सिखाने के समर्थन या कम करने के शक्तिशाली और श्रमद्ध भूमिका को भी निभा सकती हैं। भावनाएं जो होती हैं वो स्वाभाविक रूप से ध्यान, स्मृति, कार्यकारी कार्य, निर्णय लेने, महत्वपूर्ण सोच, समस्या समाधान और विनिमय जैसे संज्ञानात्मक कौशल से कैसी होती हैं जुड़ी और प्रभावित भी करती हैं, जो सभी सीखने में महत्वपूर्ण क्या निभाती हैं भूमिका निभाती हैं। फॉलोइंग फैक्टर्स लीड टू इंट्रिंसिक मोटिवेशन टू लर्न, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम हेतु आंतरिक प्रेरणा को संचालित करता है, अग्रता प्रदान करता है। ऑप्शन ए रिवॉर्ड्स पुरस्कार, ऑप्शन बी है पनिशमेंट दंड, ऑप्शन सी इंटरेस्ट रुचि, ऑप्शन डी है प्राइज प्रशंसा। से आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी इंटरेस्ट यानी कि रुचि। ठीक है, अधिगम यानी कि लर्नर में जो आंतरिक प्रेरणा प्रदान करता है वो इंटरेस्ट ही प्रदान करता है। अगर हमें किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होगा तो हम उस काम को नहीं करेंगे। जबकि जो पुरस्कार होते हैं, दंड होता है, प्रशंसा होती हैं, आपने देखा होगा तो बाहर भी रूप से मिलती है, यानी पुरस्कार बाहर से मिलता है, पनिशमेंट दंड भी बाहर से दिया जाता है, प्रशंसा बाहर से की जाती है, लेकिन इंटरेस्ट तो अंदर से होता है। और आंतरिक प्रेरणा पूछा है तो रुचि होगी, बाहरी प्रेरणा में बाकी ऑप्शन हमारे आ जाएंगे। हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि रुचि यानी कि इंटरेस्ट जो होता है ये कारक अधिगम के लिए आंतरिक प्रेरणा का संचालित करता है। आंतरिक प्रेरणा का अर्थ होता है कि अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रेरणा स्वयं आपके कैसे हो, भीतर से आती हो। ठीक है, यह आपके अपने मूल्यों और लक्ष्यों से निर्धारित होती है और अधिगम का मार्गदर्शन करने में इंटरेस्ट भी एक प्रमुख कारक होता है। किसी विशेष क्षेत्र में जितना अधिक इंटरेस्ट होगा उतना ही उस क्षेत्र में सीखने के लिए उसको कैसा होगा, मोटिवेट होगा। ठीक है, प्रेरित होगा। व्यक्तियों की रुचि के स्वरूप को जानना बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है और उन्हें जानने, उन्हें सीखने की प्रकृति को समझने का क्या होता है, एक समृद्ध स्रोत होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड नॉट अ पर्सनल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग, यानी कि निम्नलिखित में से कौन से अधिगम को प्रभावित करने वाले परिवेशीय कारक हैं और व्यक्तिगत कारक नहीं हैं। ऑप्शन ए है समझ का स्तर, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ऑप्शन बी है भावात्मक लब्धि, इमोशनल कंटेंट्स, ऑप्शन सी है शिक्षण अधिगम सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ऑप्शन डी है इंट्रिंसिक मोटिवेशन टू लर्न। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी कि जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल शिक्षण अधिगम की सामग्री होती है ये अधिगम को प्रभावित करने वाले परिवेशीय कारक हैं और व्यक्तिगत कारक नहीं है। ठीक है, मैं एक्सप्लेनेशन भी कह रहा है कि शिक्षण अधिगम सामग्री अधिगम को इफेक्ट करने वाले व्यक्तिगत कारक के अंतर्गत नहीं आती हैं। ये एक परिवेशीय कारक होते हैं। वे सामग्री जो शिक्षा को सरल, सुगम, आकर्षक, रुचिकर, हृदयग्राही और बोधगम्य बनाती है तथा शिक्षण में मददगार सामग्री जो होती है वो कैसी सामग्री कहलाती है, अधिगम सामग्री। ये कक्षा के वातावरण के अलावा बच्चे के परिवेश के साथ सह संबंधित होती है। अधिगम सामग्री जो होती है वह अधिगम को प्रभावित करने वाले जो व्यक्तिगत कारक हैं उसके अंतर्गत नहीं आती है। ये एक परिवेशीय कारक होती है। वह सामग्री जो शिक्षा को सरल, सुगम, आकर्षक और रुचिकर, हृदयग्राही तथा बोधगम्य है बनाती है तथा शिक्षण में मददगार सामग्री जो है वो अधिगम सामग्री है कहलाती है। एक अच्छा के वातावरण जो होता है उसके अलावा बच्चों के परिवेश के साथ कैसी होती है, सह संबंधित। शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री सोच और खोज की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करती है। ये शिक्षण के उन साधनों से संबंधित होती है जिनके प्रयोग से छात्रों की ज्ञानेंद्रियाँ कैसी हो जाएंगी, सक्रिय हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बिकम अ बैरियर फॉर लर्निंग, यानी निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के लिए बाधक बन सकता है। ऑप्शन ए है लचीली पाठ्यचर्या, फ्लेक्सिबल करिकुलम, ऑप्शन बी है अधिगम के लिए बहुसंवेदी उपागम, मल्टीपल सेंसरी अप्रोच ऑफ लर्निंग, ऑप्शन सी है विद्यार्थियों का एक समान योग्यता के आधार पर समूहीकरण, सेम एबिलिटी ग्रुपिंग ऑफ स्टूडेंट, ऑप्शन डी है अध्यापक द्वारा रचनावादी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों का प्रयोग, कॉन्स्ट्रक्टिव पेडागोजी बाय टीचर। से आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन
सी कि विद्यार्थियों का एक समान योग्यता के आधार पर जो समूहीकरण है वो बाधक बन सकता है। ठीक है, इसने हमसे बाधक पूछा है। अधिगम के लिए लचीली पाठ्यचर्या होनी चाहिए, अधिगम के लिए बहुसंवेदी उपागम होने चाहिए और अध्यापक द्वारा रचनावादी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों का भी प्रयोग करना चाहिए। लेकिन जो आधार पर जो हम समूहीकरण कर देंगे तो ये बाधा उत्पन्न करेगा, यानी कि ये बाधक है। हमारी एक्सप्लेनेशन इस पे कह रही है कि जो अधिगम है वो कैसी प्रक्रिया है, एक व्यापक प्रक्रिया है। ठीक है, जो कि अभ्यास और अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार, ज्ञान और कौशल में परिवर्तन को संदर्भित करती है। साथ ही व्यवहार में जो परिवर्तन होते हैं वो अधिगम का उपयुक्त उद्देश्य होते हैं, क्योंकि अधिगम एक व्यक्ति के व्यवहार और व्यक्तित्व को भी संशोधित करने का वर्क करती है। यही एक व्यक्ति के पूरे जीवन काल के अनुभवों को भी शामिल करती है। जेफरी गलफोर्ड ने भी कहा है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही अधिगम है, यानी कि हमारे व्यवहार के कारण जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है वही अधिगम यानी कि लर्निंग कहलाता है। इसमें कई सारी बाधाएं होती हैं, जैसे कि विद्यार्थियों का हम योग्यता के आधार पर समूहीकरण करेंगे, शिक्षार्थी का शारीरिक भावनात्मक स्वास्थ्य, शिक्षण की रणनीतियाँ, विद्यार्थी के मानसिक स्वास्थ्य और कैंसर स्तर, अभिप्रेरणा स्तर। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा C-TET का प्रीवियस ईयर का पेपर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू, बाय।